बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं हूं मिस फिशर अंसारी, स्पीच पैथोलॉजिस्ट एंड को फाउंडर ऑफ चाइल्ड सेंटर टेलीथेरेपी सर्विसेज। और हमारे साथ आज हैं डॉक्टर अजीम। हमारे शो में टेली टॉक विद प्रोफेशनल्स में ही इज़ ए क्वालिफाइड ईएनटी सर्जन एंड एज वेल एज एन ऑडियोलॉजिस्ट। इन्होंने एमफिल किया हियरिंग साइंसेस में और ही इज़ एन ईएनटी एज वेल। तो सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Asbab. Thank you for having me on your show. सर मैं चाहूंगी कि आप अपना डिटेल्ड इंट्रोडक्शन करा दें। Okay, मेरा brief सा introduction ये है कि my name is Dr. Azim Aslam. I did my MBBS in '95 from Punjab University. Then I did my post-graduation FCPS in specialty of ENT. Later on, I did post-graduation in audiology from ISRA University. I have been teaching for the last 20 years at both undergraduate and postgraduate level, both in the field of ENT and audiology. And I'm author of 2 books on the disorder of the ear. And my main area of interest is ear diseases, hearing and balance disorder. So this is my brief introduction. थैंक यू सो मच सर। तो सर जैसे आपका इंटरेस्ट ही ईयर का है, सो आज हम डेफनेस की बात करते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं और उससे डिटेल में लेके चलते हैं। तो सर सबसे पहले तो मुझे बताया व्हाट इज डेफनेस। देखिए अल्लाह ताला ने हमें डिफरेंट सेंसेस अता की हैं, ठीक है, जिसमें देखने की, सुनने की, इस तरह से सुनने की समाप्त दी है। जब हमारी ये सुनने की सलाहियत जो है इसमें कमी आती है ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो इसको डेफनेस का नाम दिया जाता है। अब ये मुख्तलिफ तरह की होती है और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होती है। कान की मुख्तलिफ डिजीजेस हैं जिसकी वजह से ये डेफनेस प्रोड्यूस होती है, और उम्र के मुख्तलिफ मराहिल में ये मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस होती हैं जो कि इसका बायस बनती हैं। सर अगर आप बताएं कि बच्चों में डेफनेस ज़्यादा होती है कि बड़ों में ज़्यादा होती है, तो उसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें। देखें, डेफनेस जो है ये बच्चों और बड़ों दोनों में ही होती है। इवन यंग एज में भी डेफनेस के बहुत सारे कॉजेस होते हैं। जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ डेफनेस है वो तो ओल्ड एज की है, एजिंग की वजह से जो होती है, जो कि हम सबको एक खास उम्र में किसी ना किसी सिवियरिटी की हो ही जाती है, ठीक है, जिसको हम प्रेस्बिक्योसिस कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। बच्चों में भी डेफनेस के अपने वजूहात हैं। कुछ तो पैदाइशी वजूहात होते हैं, अगरचे बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होती। कुछ जो हैं उनके स्कूल गोइंग एज में ये चीजें आती हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं। डेफनेस के लिए कोई खास उम्र नहीं होती, ये किसी भी एज में प्रेजेंट कर सकती है। सर डेफनेस की भी मुख्तलिफ किस्में हैं, सो अगर आप वो हमें रोशनी डालें। जी, डेफनेस की किस्में जानने के लिए हमें कान के स्ट्रक्चर का बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा कान के स्ट्रक्चर को बेसिक लेवल पे समझ लें तो हमें डेफनेस की इकसाम के बारे में जानने में बहुत आसानी होगी। कान जो है इसको हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में, ठीक है। मैं इसके लिए एक पिक्चर की मदद ले रहा हूँ ताकि मेरे सुनने वालों को ज्यादा बेहतर समझ आ सके। जी सर। आप इस वक्त कान की एक छोटी सी डायग्राम देख रहे हैं। हम कान को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो हिस्सा है जो कि हमें बाहर नजर आता है, जिसे कान का जो है जिसे हम पिना या ऑरिकल कहते हैं, और इसके साथ दूसरा जो इसका एक्सटेंशन होती है वो एक कान की नाली की शक्ल में होती है जो कि डीप स्कल बोन के अंदर जाती है। तो कान का बाहर का हिस्सा और कान की नाली, इसको हम बैरूनी कान या आउटर ईयर कहते हैं। इसके बाद कान का दरमियानी हिस्सा आता है जो कि कान के पर्दे, और पर्दे के पीछे छोटी छोटी कुछ हड्डियां होती हैं, चावल के दाने के साइज से भी छोटी, उन पे मुश्तमिल होता है। और इसका काम ये होता है कि आवाज को जो कि बैरूनी कान ने कैच की है उसको आगे ट्रांसफर कर दे। इसके बाद कान का अंदरूनी हिस्सा आता है जिसमें न सिर्फ हमारे सुनने के स्पेशल ऑर्गन मौजूद होते हैं
बल्कि एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन कान का सुनने के अलावा बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करना भी है। ये भी कान के अंदरूनी हिस्से का काम है और यहाँ से आवाज की लहरें प्रोसेस होके मुख्तलिफ नर्व्स के जरिए दिमाग के वो हिस्से जो कि आवाजों को रिस्पॉन्स देते हैं या उनको रजिस्टर करते हैं, वहां तक आवाजें चली जाती हैं। तो ब्रीफली ये कि कान के 3 हिस्से हैं, बैरूनी हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और अंदरूनी हिस्सा। अब अगर हम देखना चाहें कि जो डेफनेस है या बहरापन है, उसकी मेन इकसाम क्या है, तो वो मेन इकसाम 3 है, ठीक है। उनको समझने से पहले मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि हम बेसिकली सुनते कैसे हैं। जी सर। आवाज की लहरें जो हैं वो हमारे बोलने से या किसी भी चीज की हमारे एनवायरनमेंट में वाइब्रेशन से साउंड पैदा होती है और ये साउंड जो है ये हमारा बैरूनी कान कैच करता है और यहाँ से आवाज की लहरें कान की नाली में से होती हुई पर्दे से टकराती हैं और ये पर्दे में इर्ताश पैदा करती हैं। यही वाइब्रेशन या इर्ताश जो है ये छोटी छोटी हड्डियां जो पर्दे से अटैच होती हैं उनके जरिए ट्रांसफर हो जाता है कान के अंदरूनी हिस्से में, जिसमें खास किस्म का पानी भरा होता है, उसमें ये इर्ताश आता है और फिर यहाँ से ये लहरें जो हैं ये बरकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में ये हमारी नर्व्स के जरिए दिमाग की तरफ रवाना हो जाती है। सो अगर जो है जैसा मैंने कहा कि इस सारे प्रोसेस में कहीं पे भी कोई रुकावट आ जाए तो उससे डेफनेस पैदा होती है और डेफनेस को हम बेसिकली 3 इकसाम में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं कंडक्टिव डेफनेस, दूसरे को सेंसरी न्यूरल डेफनेस और तीसरी टाइप जो है जिसमें दोनों डेफनेस पहले जो मैंने बताई हैं उनके फीचर्स होते हैं, उसको मिक्स डेफनेस कहते हैं। कंडक्टिव डेफनेस जो है वो प्योर कंडक्टिव डेफनेस जो है वो उसमें जो मसला होता है वो आवाज के कान के बैरूनी और दरमियानी हिस्से से गुजरने में होता है। कोई भी ऐसी बीमारी जो कि रुकावट पैदा करे आवाज के गुजरने में कान के बैरूनी हिस्से से या कान के दरमियानी हिस्से से, ये कंडक्टिव डेफनेस की वजह बनेगी, ठीक है। और इसकी कॉमन एग्जांपल क्या हो सकती है? कॉमन ये कि कान के नाली में अगर वैक्स बहुत सारी इकट्ठी हो गई है, कान के बैरूनी नाली की मुख्तलिफ बीमारियां हैं जैसे सोजिश हो गई है या वहां पे कोई पस वगैरह पड़ी हुई है, या कान के पर्दे के कुछ मसाइल हैं, पर्दे का फट जाना वगैरह, कान के दरमियानी हिस्से की कुछ बीमारियां हैं जिसमें कान में पीप का पड़ना या पानी का इकट्ठा होना, तो इस किस्म की बीमारियां जो हैं जो कि कान के बैरूनी हिस्से और दरमियानी हिस्से को मुतासर करती हैं, वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस प्रोड्यूस करती है। अब आ जाए सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की तरफ। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो है, प्योर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में कान के बैरूनी और दरमियानी हिस्से को कोई मसला नहीं होता, वो 100% नॉर्मल होता है। लेकिन मसला कहाँ होता है? वो कान के अंदरूनी हिस्से में, जिसमें हमारे सेंसरी ऑर्गन पड़े होते हैं जो आवाज को रिसीव करते हैं, या फिर एक और टाइप ऑफ हियरिंग लॉस जिसे हम रेट्रोकॉक्लियर यानी कि सेंसरी ऑर्गन जिसे हम कॉक्लिया कहते हैं, इससे भी पीछे के वजह इसकी होती है, ठीक है। तो ये हो गया सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसकी कॉमन वजूहात जो हैं, सबसे कॉमन तो जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया कि सबसे कॉमन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एज इंड्यूस हियरिंग लॉस है जो कि बुढ़ापे में उम्र के बढ़ने के साथ साथ आता है। इसके अलावा कुछ और वजूहात भी हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की। बाज़ औक़ात जो मसला होता है या बीमारी होती है वो न सिर्फ कान के बैरूनी और दरमियानी हिस्से में होती है बल्कि कान के अंदरूनी हिस्से में भी होती है। जिसकी एक आम सी एग्जांपल ये है कि अगर किसी उम्र रसीदा को कान का इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें दोनों चीजें मिल जाएंगी, यानी कि उम्र की वजह से जो सेंसरी हियरिंग लॉस हुआ है और इन्फेक्शन जो कि कान के बैरूनी और दरमियानी हिस्से को मुतासर कर रहा है। तो इस टाइप ऑफ हियरिंग लॉस को हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम बहुत इसको सिंपल रखें तो डेफनेस को एक तरह से इस तरह से तकसीम किया जाता है कि या तो वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है, या वो सेंसरी हियरिंग लॉस होती है, या फिर वो मिक्स्ड हियरिंग लॉस होती है। अगरचे हम डेफनेस को कुछ और तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी डेफनेस हैं जो कि पैदाइश के वक्त मौजूद होती हैं जिन्हें हम कॉन्जेनिटल हियरिंग लॉस कहते हैं, और कुछ हैं जो कि उम्र के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से पैदा होती हैं जिन्हें हम
एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस कहते हैं। सिमिलरली जो है बाज़ बात जो कान की मुख्तलिफ बीमारियां हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हेयरिंग लॉस का बायस बनती हैं। अगर हम बच्चों के रेफरेंस से खास तौर पे बात करें तो एक और तरीका कान ये डेफनेस को तकसीम करने का ये भी है कि वो बच्चे जिन्होंने डेफनेस जुबान या स्पीच एक्वायर करने से पहले जिन्हें डेफनेस हो गई उन्हें हम प्री लिंगुअल डेफ कहते हैं, और वो बच्चे जिन्होंने स्पीच या बोलना तो शुरू कर दिया लेकिन बाद में किसी वजह से डेफनेस हो गई उन्हें हम पोस्ट लिंगुअल डेफनेस कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ कॉमन एग्जांपल्स हैं डेफनेस के। सर आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया एंड बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया। सो आप अगर मुझे बताएं कि पाकिस्तान में एवरेज एज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ हियरिंग इवैल्यूएट जब हम करते हैं वो क्या है? देखिए आपका क्वेश्चन है बच्चों के रेफरेंस से, ठीक है, ऐसे ही है ना? जी सर। जो कॉन्जेनिटल हियरिंग लॉस है यानी कि बाय बर्थ जो पैदाइशी डेफनेस होती है उसको असूलन तो पैदाइश के फौरन बाद ही या पैदाइश के वक्त ही उसको सामने आ जाना चाहिए। और अब हमारे पास इस किस्म के टेस्ट टेक्नोलॉजी है कि हम पैदाइश के वक्त भी मुख्तलिफ टेस्टों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चा नॉर्मल सुनता है या नहीं सुनता। और लेकिन ये कि चूंकि ये सिस्टम हमारे मुल्क में कॉमन नहीं है, जिसे हम न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग भी कहते हैं, ये अभी तक हमारे मुल्क में कॉमन नहीं हो सका जबकि सारी दुनिया में डेवलप कंट्रीज में ये कॉमन है। इस वजह से वो तो जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे तो अगर पैदाइशी डेफनेस हो तो उसको बहुत जल्दी रिकग्नाइज कर लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पे ये जो मसाइल हैं ये 2 साल के बाद प्रेजेंट होते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो ये होती है कि बच्चे ने बोलना नहीं शुरू किया। और बाज़ औक़ात तो हम ये भी देखते हैं कि ये बच्चे हमारे पास 3 या 4 साल की उम्र में लाए जाते हैं। तो एवरेज एज औसतन अगर मैं देखूं तो वो 2 से 3 साल के दरमियान है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना डिटेल एक्सप्लेन किया। सर कॉज ऑफ डिले क्या है? जी देखें, पहली वजह जो डिले की है वो तो ये है कि अगर हमारे यहाँ न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग होती हो तो फिर तो ये बच्चे पैदाइश के फौरन बाद ही इनको डायग्नोज कर लिया जाएगा और अप्रोप्रिएट मेजर्स जो हैं या जो भी उनकी ट्रीटमेंट है वो उसी वक्त मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगी। एक तो न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम का ना होना ये बहुत बड़ी वजह है डिले की। दूसरा वजह ये है कि पेरेंट्स जो है उनमें अवेयरनेस की कमी होती है, ठीक है। अगरचे ये कहना मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि माँ को अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है बहुत अर्ली कि शायद ये बच्चा जो है ये सही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, और उसकी भी मुख्तलिफ जो हैं वजूहात होती हैं जिसको हम किसी वक्त बाद में भी किसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे कि क्या वजूहात होती हैं। जब भी माँ को शक हो कि बच्चा नॉर्मली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो हमेशा उसको सीरियसली लेना चाहिए और उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। तीसरी ये चीज, अगर हमारे यहाँ चूंकि एक खास सोशल सेटअप है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो उसमें माँ अक्सर डिसीजन मेकिंग पावर में नहीं होती, तो अक्सर वो घर के जब जो सीनियर हैं, जो बड़े हैं, उनसे डिस्कस किया जाता है तो अवेयरनेस की कमी की वजह से वो अक्सर यही कहते हैं कि चलो अभी बच्चा छोटा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, फलाने का भी यही हुआ था, उसने बाद में बोलना शुरू कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है डिले होने की। फिर ये कि जब बच्चे को अगर घर वाले कन्विंस हो जाएं और वो बच्चे को एवेल्युएशन के लिए करीब तरीन डॉक्टर के पास ले जाएं, तो कुछ कमजोरी मैंने इस एरिया में भी देखी है कि डॉक्टर हजरात जो हैं, हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं, वो भी इस चीज को उतना सीरियसली नहीं लेते, और वो भी अक्सर के साथ यही होता है कि वो प्रॉपरली उनकी या तो उस फील्ड में ट्रेनिंग नहीं होती या फिर वो बच्चे को अप्रोप्रिएट जगह रेफर नहीं करते एवेल्युएशन के लिए, और अक्सर ये भी एक डिले की वजह बन जाती है। जहाँ तक ऑडियोलॉजिस्ट एंड ऑडियोलॉजी की फैसिलिटीज का हमारे मुल्क में ताल्लुक है,
तो वो बहुत लिमिटेड है। अगर ऑडियोलॉजिस्ट अवेलेबल भी है, लोकलाइज्ड जो गवर्नमेंट सेंटर्स हैं या प्राइवेट सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे बच्चों के रेफरेंस से टेस्टिंग फैसिलिटीज एडिक्वेट नहीं है। तो इन बहुत सारी वजूहात की वजह से हम अक्सर डिले देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बनता है बच्चे के लिए। ठीक है सर, क्योंकि सर हमारे पास इतना बच्चों पेरेंट्स को जब भी गेस्टेशनल पीरियड हो या जो भी पीरियड हो, माँ को इतना एजुकेट नहीं किया जाता कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं, आप ये इस तरह वार्निंग साइंस देख सकते हैं। सो आप हमें बताएं कि हाउ टू रिकॉग्नाइज अर्ली और कौन कौन से वार्निंग साइंस है जो स्पेशली हियरिंग के हवाले से। देखें, हेयरिंग जो है, ये जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें कुछ नेचुरल उसके बिहेवियर होते हैं आवाज के लिए, जिन्हें हम नेचुरल रिफ्लेक्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तेज आवाज आए तो बच्चा, जिसे हम स्टार्टर रिफ्लेक्स कहते हैं, वो यकदम अपनी सारी एक्टिविटी को छोड़ता है और यकदम स्टिल सा हो जाता है। बाज़ का बहुत तेज आवाज हो तो बच्चे रोना भी शुरू कर देते हैं। बाज़ का ये होता है कि बच्चे जो हैं वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से थोड़ा सा आइडिया होता है कि वो जैसी आवाज आई है वो नजरें घुमाकर, 3 से 4 महीने का बच्चा आवाज की तरफ देखने की कोशिश करता है। जब वो 4 माह का हो जाता है या 4-5 माह का, तो अक्सर वो सर मोड़ के आवाज के सोर्स की तरफ देखने की कोशिश करता है। इससे बड़े बच्चे जो हैं वो आवाज की जो भी उसका सोर्स है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। बच्चे जो हैं वो जब अगर गहरी नींद में सोए हों और जोर से आवाज पैदा हो तो अक्सर वो नींद से डर के उठ जाते हैं। इसके अलावा बच्चे जो हैं चंद माह की उम्र में, जिसे हम बेबलिंग कहते हैं, वो शुरू कर देते हैं। अगर शुरू में बेबलिंग ठीक हो रही हो, बाद में किसी वजह से रुक जाए, तो ये भी एक इंडिकेशन होती है। इसी तरह से बच्चे अपने माँ की आवाज को पहचानना शुरू कर देते हैं और उससे जवाब देते हैं, मुस्कुरा के या अपने फेशियल एक्सप्रेशन से जवाब देते हैं। तो अगर ये नॉर्मली ना हो रहा हो ऐसा, तो ये भी एक वार्निंग साइन है। और जो हमारे यहाँ जो देखा जाता है कि आमतौर पे जिस तरह से एक बच्चा साल सवा साल की उम्र में पहला लफ्ज बोलना शुरू करता है, अगर ये स्पीच डिले होना शुरू हो जाए और बच्चा बोलना ना शुरू करे, तो ये भी एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। अगरचे ये बहुत डिलेड वार्निंग साइन है, इसको बहुत अर्ली इन चीजों से डायग्नोज हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ अपने सेटअप को देखते हुए मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो बच्चे रेफर होते हैं टेस्ट के लिए, उसमें सबसे बड़ी वजह यही होती है कि बच्चा 1.5, 2, 2.5 साल का हो गया लेकिन अभी तक बोलना नहीं शुरू किया। अगरचे ये बहुत डिलेड प्रेजेंटेशन है, लेकिन इससे बहुत पहले भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बच्चे में समाज का कोई मसला मौजूद है। सर मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दें ताकि लोग जी, आपको जरा, हाँ जी, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये तो आपने बहुत वो कर दी, तो हियरिंग के भी कोई माइलस्टोन्स होंगे अगर हम उसका भी जिक्र करें। जी, हियरिंग के माइलस्टोन जो हैं वो बेसिकली बच्चे के जो नेचुरल रिस्पॉन्सेज हैं आवाज के लिए, जो उसका रिएक्शन है आवाज को, उसी की बेसिस पे माइलस्टोन बनाए गए हैं। और इसमें पैदाइश के वक्त जो है वो स्टार्टर रिफ्लेक्स, यानी तेज आवाज के साथ बच्चे का चौंक जाना, या ऑरल पैल्पेब्रल रिफ्लेक्स, यानी कि तेज आवाज के साथ बच्चे आंखें झपकते हैं, ये भी एक रिफ्लेक्स है। इसके अलावा सेजेशन रिफ्लेक्स, यानी कि कोई भी एक्टिविटी बच्चा हाथ पांव में हिला रहा है तो अगर तेज आवाज आती है तो एकदम स्टिल हो जाएगा वो बच्चा। तो ये वो कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो कि बर्थ के वक्त प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जब वो 3 महीने का होता है तो वो अपनी आंखों की हरकत से साउंड के सोर्स की तरफ देखने की कोशिश करता है। 4 से 5 माह का बच्चा सर की हरकत से सोर्स को तलाश करता है। जो 6 से 8 माह 9 माह का बच्चा है, जो क्रॉलिंग और उस स्टेज में आ चुका है, वो सोर्स की तरफ मतवजा होकर उसको ढूंढने की कोशिश करता है। इसी तरह से जो साल सवा साल का बच्चा है, वो आवाज को न सिर्फ रिस्पॉन्स देता है बल्कि एक पहला दूसरा लफ्ज बोलना भी शुरू करता है, जिसमें आइंदा आने वाले महीनों में बड़ी तेजी से इजाफा होता है। तो ये मुख्तलिफ माइलस्टोन हैं
जिनकी मदद से हम आइडिया करते हैं कि बच्चा क्या उसकी हेयरिंग नॉर्मल जा रही है या नहीं जा रही। थैंक यू सो मच सर। ये तो हमने बहुत डिटेल में हेयरिंग और उसके माइलस्टोन्स को डिस्कस किया। अब मैं चाहूँगी कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस है, तो उसमें अगर हम डिटेल में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस को एक्सप्लेन करें। देखिए, जैसा शुरू में बात हुई कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की वजह हमारे कान का बैरूनी हिस्सा और दरमियाना कान है, ठीक है। इसमें कहीं पे भी कोई भी रुकावट आएगी आवाज के गुजरने में तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाएगा। जो कॉमन एग्जांपल्स इसकी हैं, अगर हम बड़ों और बच्चों दोनों में देखें तो कान में वैक्स का इकट्ठा होना और उसका कान की नाली को बंद कर देना, ये एक वजह है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की। इसके अलावा कान की जो नाली है उसकी सोजिश, जिसकी वजह से उसका साइज छोटा हो जाए या उसमें इंफेक्शन होने की वजह से पस या कोई मवाद वहां पे इकट्ठा हो जाए, वो रुकावट बनेगा। इसके साथ साथ कान के पर्दा जो है अगर उसमें सुराख हो जाए इंफेक्शन से या चोट की वजह से, तो वो भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की वजह बनेगा। इसके बाद अगर हम दरमियाने कान को देखें तो वो कान की पर्दे के हरकत जो हैं वो ट्रांसमिट हो जाती हैं कान की हड्डियों के अंदर। अगर वो हरकत कान की हड्डियों में ट्रांसमिट ना हो सके, वो हड्डियां जुड़ जाएं या एक दूसरे से अलहदा हो जाएं किसी चोट की वजह से या किसी इंफेक्शन की वजह से, तो ये भी हेयरिंग लॉस की वजह बनेगा। कान का जो दरमियानी हिस्सा है उसमें हवा होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कान की नाली में होती है। अगर ये हवा किसी वजह से रिप्लेस हो जाए पानी से, रतूबत से, सिक्रेशन से, पस से, तो ये भी कान की पर्दे की हरकत को रोक देगा या कमी आ जाएगी उसमें, जिसकी वजह से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाएगा। तो कान के एक्सटर्नल ईयर और जो कान की नाली और उसके दरमियानी हिस्से के जो मसाइल हैं, वहाँ के इन्फेक्शन जो हैं, वहाँ की बीमारियां हैं, ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की वजह से। ठीक है सर। ठीक है सर। सर, क्या कंडक्टिव हेयरिंग लॉस ठीक हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो है ये 99% केसेस में ठीक हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करेगा उसकी वजह क्या है। आप अगर कोई फॉर एग्जांपल हमने जिक्र किया वैक्स का, वैक्स क्लीन कर दी जाए, इन्फेक्शंस को ट्रीट कर दिया जाए, कान के पर्दे के सुराख उनको रिपेयर कर दिया जाए सर्जरी के जरिए, कान के जो हड्डियों के मसाइल हैं उनको ठीक कर दिया जाए, कान में पानी का इकट्ठा होना या रतूबत का इकट्ठा होना उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो ये सारे वो वजूहात हैं जिनको हम मेडिकली या सर्जरी के जरिए बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इज ट्रीटेबल। ठीक है सर। कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये ट्रीटेबल नहीं रहता? हम क्या नेग्लिजेंस पेरेंट्स करते हैं? जी, ट्रीटेबल तो ये किसी भी सेवेरिटी में किसी भी लेवल की ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक नेग्लिजेंस की बात हो रही है कि क्यों इसकी ट्रीटमेंट आम तौर पे अर्ली नहीं ली जाती, जिसकी वजह से डिजीज लंबी हो जाती हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो कान के बहुत सारे इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो कि सिर्फ समात की कमी या कान बहने की सूरत में या वहां से पानी या पस आने के साथ प्रेजेंट करते हैं, जबकि बहुत सारे इन्फेक्शंस में दर्द नहीं होती। जिस तरह से एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, जिसमें कान बहता रहता है, पीप आती है और दरमियान में ठीक भी हो जाता है, फिर दोबारा शुरू हो जाता है और इसमें दर्द नहीं होती। तो दर्द का होना एक बहुत सिग्निफिकेंट सिम्टम है जिसकी वजह से हम फौरन डॉक्टर की तरफ मतवजा होते हैं। वरना जिस तरह से हमारे जो कान के इन्फेक्शंस हैं ये टिपिकली लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में ज्यादा कॉमन होते हैं, तो वो अपने मुख्तलिफ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से इसकी तरफ प्रॉपर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से कान के अक्सर मसाइल जो हैं वो बहुत लंबे हो जाते हैं। टिपिकली जब हम एक पाकिस्तान में किसी भी लो सोशियो इकोनॉमिक एरिया में जब प्रैक्टिस की जाती है या वहां से जो लोग आते हैं, वो अक्सर जब उनसे पूछा जाता है कि कान कब से बह रहा है, तो औसतन हमें 5 साल, 6 साल या 10 साल की हिस्ट्री मिलती है कि इतने अरसे से बह रहा है।
और जब हम उन्हें पूछते हैं कि आपने क्या इलाज करवाया या नहीं करवाया, तो अक्सर तो ये होता है कि जी बस हमारी हिम्मत नहीं थी, तौफीक नहीं थी, पैसे नहीं थे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, या अगर लोकल दिखाया भी गया तो उसको मुकम्मल इलाज तक नहीं लेके गया। और उसके बारे में जो कुछ एहतियातें डॉक्टर साहब ने बताई, उस पर प्रॉपर अमल नहीं हुआ। तो इन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जो कंडक्टिव डेफनेस या कान के इन्फेक्शन हैं वो बहुत लंबे हो जाते हैं। सर, ओटाइटिस मीडिया आपने जिक्र किया, सो ओटाइटिस मीडिया की भी डिफरेंट टाइप्स होंगी और प्रेजेंटेशन एंड मैनेजमेंट होगी, तो उसका अगर आप डिटेल से जिक्र करें। जी, ओटाइटिस मीडिया बेसिकली इस टर्मिनोलॉजी का मतलब ये है कि ओटाइटिस मीन्स कान की सोजिश और मीडिया मीन्स दरमियाने हिस्से की सोजिश। तो ये दरमियाने कान की सोजिश का नाम है और इसमें कुछ ओटाइटिस मीडिया ऐसे हैं जिसमें कान के अंदर नॉर्मली जो दरमियाने कान में हवा होती है उसकी जगह पानी या गाढ़ा गाढ़ा मवाद इकट्ठा हो जाता है। इस किस्म के ओटाइटिस मीडिया को हम सिक्रीटरी ओटाइटिस मीडिया कहते हैं और ये स्कूल गोइंग बच्चों में या जो टॉडलर्स हैं, प्ले ग्रुप हैं, उसमें बहुत बड़ी वजह है और कंडक्टिव हियरिंग लॉस की सबसे कॉमन वजह यही बीमारी है जिसे ओटाइटिस मीडिया विद एफियन का नाम दिया जाता है। इसमें चूंकि कान के पर्दे के पीछे गाढ़ा मवाद इकट्ठा हुआ होता है जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसके गाढ़ेपन में इजाफा होता जाता है, वो गूंद की तरह का हो जाता है, जिसकी वजह से वो पर्दे को जब आवाज की लहरें टकराती हैं तो पूरी तरह से हिलने नहीं देता और ये बच्चों में डेफनेस की एक वजह बनता है। कुछ और वजूहात जो ओटाइटिस मीडिया की हैं उसमें इन्फेक्शन कॉमन है। अगर तो ये इन्फेक्शन बहुत थोड़े अरसे में जाहिर हो तो उसे हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं और इसमें बेसिकली कान में दरमियानी हिस्से में पीप इकट्ठी हो जाती है, शदीद दर्द होता है कान में और फिर कान बहना शुरू हो जाता है। अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को ट्रीटमेंट प्रॉपर ना ली जाए और ये बार बार हो तो वो बाज़ क्रॉनिक या लंबे अरसे की बीमारी में तब्दील हो जाता है और उसमें कान से मुसलसल पीप का बहना या कभी पीप का बहना और दरमियान में ठीक हो जाना और कंडक्टिव हियरिंग लॉस यानी डेफनेस, ये चीजें आना शुरू हो जाती हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के जो कान के इन्फेक्शन हैं उसमें ये कॉमन इन्फेक्शन हैं जिनका मैंने जिक्र किया। ठीक है सर, क्योंकि कान का पर्दा बार बार फटता है तो उसको कितना नुकसान होता है ड्यू टू ओटाइटिस मीडिया? जी, कान का पर्दा जो है वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया यानी कान दरमियानी हिस्से में पीप का इकट्ठा हो जाना, उसकी वजह से कान का पर्दा सबसे कॉमन बच्चों में, चूंकि ये डिजीज है इन्फेक्शन की डिजीज, ईयर का इन्फेक्शन, तो उसमें ये फटता है। लेकिन उसमें जब वो पीप बह जाती है तो वो सुराख इतना छोटा होता है और अल्लाह ने कान के पर्दे में बच्चों में ये सलाहियत रखी हुई है कि वो अपने आप को दोबारा से नॉर्मल कर लेता है 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर, अगर वो इन्फेक्शन दोबारा से ना होने पाए। तो ऐसे बच्चे जिनमें 1-2 मरतबा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है उसमें अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले ली जाए या इन्फेक्शन को ज़्यादा आगे ना बढ़ने दिया जाए तो ये कान में से पीप बह जाती है उस सुराख के ज़रिए और बाद में वो सुराख बंद होके कान नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें ये प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से या बीमारी में शिद्दत की वजह से कान के दरमियानी हिस्से में बार-बार पीप पड़ती है, जिसकी वजह से उस सुराख को हील अप होने का मौका नहीं मिलता और फिर वो परमानेंट शक्ल इख्तियार कर जाता है। सर, तो स्कारिंग अगर हमारे ईयर के ड्रम में हो जाए तो फिर क्या मसाइल पैदा होते हैं? अगर क्या, सॉरी रिपीट कीजिएगा। स्कार्स पड़ जाएं ईयर के पर्दे पे जी। ठीक है। हाँ, अगर कान के दरमियानी हिस्से में बार-बार इन्फेक्शन हो, तो इन्फेक्शन के बाद का एक मरहला होता है कि उसमें कान की झिल्लियाँ आपस में जुड़ना शुरू हो जाती हैं और उसके जुड़ने की वजह से न सिर्फ कान का पर्दा बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, बल्कि दरमियानी हिस्से में भी जो मुख्तलिफ झिल्लियाँ जब आपस में जुड़ती हैं, वो पर्दे और हड्डियों को पूरी तरह से हरकत नहीं करने देती और अगर बार-बार कान के इन्फेक्शन होते चले जाएँ,
तो ये भी एक वजह होती है कान के दरमियानी हिस्से की कंडक्टिव हियरिंग लॉस की। ठीक है सर। सर, कानों में हमारे ईयरवैक्स भी होता है, सो वो कितना जरूरी है निकालना या नहीं निकालना, मतलब उसके हवाले से अगर आप बताएं। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हम तकरीबन डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस में देख रहे होते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि कान में वैक्स जो है, या जिसे हम आम लोग कान का मैल कहते हैं, ये एक बड़ी यूजफुल सिक्रीशन है, अगर ये अपनी उस मखसूस मिकदार में ही पैदा होती रहे। इसका मैल बेसिकली, या कान की वैक्स जो है, ये खास किस्म का ऑयल है जो कान की नाली के बैरूनी हिस्से में पैदा होता है। और इसका मकसद ये होता है कि आपने देखा होगा कि किसी भी सरफेस पे जहाँ पे ऑयल लगा हो वहाँ पे पानी नहीं ठहरता, तो वैक्स की लेयर जो है वो कान के अंदरूनी अंदरूनी हिस्से में पानी जाने से भी रोकती है। दूसरा ये कि इस वैक्स में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज अल्लाह ने रखी हुई हैं कि ये इन्फेक्शंस को, बैक्टीरिया को, फंगस को और मुख्तलिफ किस्म की जो फॉरेन बॉडीज हैं, जैसे मक्खी मच्छर वगैरह या कीड़े हैं, उनको भी कान के अंदर जाने से रोकती है। अब ये कि अल्लाह ने एक निज़ाम ऐसा रखा हुआ है कि ये जो कान की बैरूनी हिस्से से ये मैल पैदा होती है और ऑटोमेटिकली ये कान के सुराख की तरफ मूव करती है, और वहां से ये जो है मैल, ये या तो बाहर एवेपोरेट हो जाती है, या फिर हम जब वजू करते हैं या कान के बैरूनी हिस्से को हम उंगली की मदद से टच करते हैं तो ये वहां से साफ हो जाती है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे यहाँ कान की सफाई के लिए कॉटन बड का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये चीज इतनी कॉमन है। एक चीज मैं वाजे करना चाहता हूँ कि कॉटन बड कान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, जी और ये किस तरह से नुकसानदेह है, मैं एक स्लाइड शेयर करना चाहूंगा। जी सर। ये देखिएगा, ये कंपनी के कॉटन बड आपको नजर आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज मार्केट भरी पड़ी है कॉटन बड से, और कॉटन बड से आमतौर पे कॉटन बड को इस्तेमाल किया जाता है कान की नाली की सफाई के लिए। जी मैंने अभी जिक्र किया था कि जो वैक्स है वो कान की नाली के सिर्फ बैरूनी हिस्से में पैदा होती है, अंदरूनी हिस्से में वो ग्लैंड ही नहीं होते जो वैक्स पैदा करते हैं। और फिर ये वैक्स ग्रेजुअली, ये अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के तहत ये बाहर की तरफ आती है, और यहाँ से ये खुद ब खुद ही गिरती जाती है और हमें उसका एहसास भी नहीं होता। जब आप कॉटन बड यूज करते हैं तो आप ये देखें कि कान की नाली का स्ट्रक्चर एक ट्यूब की तरह का है। एक हिस्सा उसका पर्दे से बंद है और दूसरा ये एक ट्यूब की तरह का है, और आप इस ट्यूब में से कुछ वैक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसकी शक्ल आगे से बिल्कुल गोल है। अब होगा ये कि जब आप कॉटन बड की मदद से वैक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो मामूली सी वैक्स तो कॉटन बड को लगेगी, लेकिन जो उसका 90% है वो आप अंदर की तरफ पुश करते चले जाएंगे, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये वैक्स यहाँ पे इकट्ठी होती चली जाएगी और वो कान की इस नाली को मुकम्मल बंद कर देगी और कंडक्टिव हियरिंग लॉस की वजह बनना शुरू हो जाएगी, या ब्लॉक्ड ईयर की वजह बनना शुरू हो जाएगी। तो कॉटन बड जो है वो किसी तरह से भी कान की सफाई के लिए यूजफुल नहीं है। आमतौर पे हम कॉटन बड का इस्तेमाल करते हैं नहाने के बाद। जी उस सूरत हाल में जब कान की जिल्द जो है वो पानी की वजह से नरम हो चुकी होती है, और मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करता चलूं कि हमारी जो कान की जिल्द है वो हमारी आम जिल्द की निस्बत, जो हमारी बॉडी के सरफेस पे है, बहुत ज्यादा पतली होती है। और हमारे जिस्म में सबसे मोटी जिल्द जो होती है वो हमारे हाथों के जो पाम हैं और सोल्स में होती है। और आपने देखा होगा, ख्वातीन खासतौर पे जानती हैं कि अगर थोड़ी देर तक हम हाथ पानी में रखें तो ये जिल्द भी बहुत नरम हो जाती है, जैसा कपड़े धोते वक्त आपने अंदाजा किया होगा। तो जब कान की जिल्द, जो कि इस जिल्द की निस्बत बहुत ही बारीक है, बहुत ही पतली है, नहाने के दौरान जब यहाँ पे पानी थोड़ा सा इकट्ठा होता है तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। और जैसे ही कॉटन बड को कान के अंदर लेके जाया जाता है तो ऊपर कॉटन की लेयर तो पानी को जज़ब कर लेती है, और नीचे जो प्लास्टिक का पीस है वो हल्की फुल्की स्क्रैचेस पैदा करना शुरू कर देता है इस जेल के ऊपर,
और हमारे जिल्द के ऊपर जो मुख्तलिफ जरासीम जो कि हर वक्त मौजूद रहते हैं, उनको मौका मिल जाता है कान की जिल्द में इन्फेक्शन पैदा करने का। बाज़ औक़ात ये भी हम देखते हैं कि कोई जो है कोई शख्स या खातून वो कॉटन बड से कान साफ कर रहे थे और कोई झटका लगा, कोई बच्चे ने आके जो है यकदम कोई ऐसा झटका लगा जिसकी वजह से कॉटन बड जो है वो झटके की वजह से उसने पर्दे को भी फाड़ दिया और कान की जो दरमियाने हिस्से की हड्डियाँ हैं उसको भी डैमेज कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कॉटन बड का इस्तेमाल जो कि हमारे यहाँ उसको जब लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर पे तो वो ये कहते हैं कि वो ईयरबड दे दें, ठीक है? यानी कि वो कहते तो ये हैं कि जो कान साफ करने वाले जो हैं वो दे दें कॉटन बड, जबकि कॉटन बड से ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ कान के लिए कोई नहीं है, ठीक है? अब ये कि बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अगर हम कॉटन बड यूज़ ना करें तो फिर क्या करें? कान की सफाई का कैसे ख्याल रखें? देखें, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है जिसके तहत कान खुद ब खुद अपने आप को साफ करता है। इस निज़ाम के साथ इंटरफेयर मत कीजिए। 90% लोग अगर इस कान की सफाई के निज़ाम के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे कॉटन बड के ज़रिए या किसी भी और तरीके से, तो उन्हें कान साफ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 5 से 10% ऐसे लोग होते हैं जिसमें या तो वैक्स प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है या कान की जिल्द जो नाली की जिल्द है उसकी कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये वैक्स और यहाँ पे जो स्किन स्केल्स हैं वो ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। वो लोग जो हैं डॉक्टर के से मशवरा करके उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन 90% लोगों में ये करने की ज़रूरत, कान साफ करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये जो नॉर्मल वैक्स प्रोड्यूस होती है ये आपके लिए यूज़फुल है। इसको बगैर वजह मत रिमूव कीजिए। अब ये देखिए कि कान के लिए कॉटन बड कितने नुकसानदेह हो सकते हैं, इसका आपको इस तरह से भी अंदाज़ा हो सकता है कि जो भी कॉटन बड कंपनी कॉटन बड बनाती है, वो कानूनी तौर पर उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने पैकेट पे ज़रूर लिखे कि इस कॉटन बड को कान में कतई यूज़ नहीं किया जाएगा। और जब हम लोगों को ये बताते हैं कि ऐसा है, वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा तो हम नहीं जानते। हम तो समझते हैं ये बनाए ही कान के लिए जाते हैं। ये देखिएगा, मैं आपको एक स्लाइड शेयर करता हूँ। जी सर। ये देखिए, हर कॉटन बड के पैकेट पे एक वार्निंग लिखी होती है, डू नॉट इंसर्ट द स्वैब इनटू द ईयर कैनाल। ये कॉटन बड कान के लिए कतन नहीं है, ठीक है? जबकि हम इसको इग्नोर करते हैं अक्सर। तो ये चीज़ जो है, ये कॉटन बड का इस्तेमाल कान के लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक है सर, अब मेरे ज़हन में इससे एक सवाल आया कि जो लोग हेयरिंग एड यूज़ करते हैं, उनकी तो वैक्स नहीं निकलती, फिर व्हाट विल दे जी, डू? बिल्कुल। बिल्कुल। देखें, हेयरिंग एड जो लोग यूज़ करते हैं, वो इस नॉर्मल मैकेनिज़्म को, वैक्स के बाहर निकलने के मैकेनिज़्म को उनमें पूरी तरह से ये निज़ाम काम नहीं करता। क्योंकि जैसे ही वो कान में हेयरिंग एड लगाएँगे, चाहे वो कस्टम कान के अंदर वाला हो, सीआईसी हो या मोल्ड के साथ वाला हो, वो जो वैक्स बाहर आ रही होगी, उसको दोबारा अंदर पुश कर देगा और वैक्स वक़्त के साथ-साथ इकट्ठी होती जाएगी और बहुत दफ़ा कान के जो मोल्ड या जो कान के अंदरूनी हिस्से के हेयरिंग एड होते हैं कंप्लीटली इन द कैनाल, वो उनकी जो रिसीवर हैं वो ब्लॉक भी हो जाते हैं वैक्स के। ऐसे लोगों को हर 3 से 4 महीने के बाद अपने हेयरिंग एड भी चेक करवाने चाहिए उनकी, ताकि जो आउटलेट है उसकी भी सफाई कर दी जाए, या वैक्स गार्ड जो उसके ऊपर लगे होते हैं, जो प्रिवेंटिव होते हैं वैक्स के लिए हेयरिंग एड को बचाते हैं, उनको भी क्लीन या चेंज कर दिया जाए और उनके कान में जो वैक्स इकट्ठी हो गई है उसको भी रिमूव कर दिया जाए। तो ये इस जो लोग हेयरिंग एड यूज़ करते हैं, उन्हें रिपीटेडली 3 से 4 माह के बाद अपने कान की सफाई करवा लेनी चाहिए। ठीक है सर, लेकिन खुद हाथ नहीं लगाना चाहिए उन्हें भी। और ख़ास तौर पे जो सबसे कॉमन कॉटन बड है, जो हमारी जनरल पब्लिक जो है ये समझती ही है कि ये कान के लिए बनाए जाते हैं, जबकि बनाने वाले कहते हैं कि कान में कभी इस्तेमाल नहीं करना। जी सर। सर, कान के और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे फॉरेन बॉडी इन द ईयर के, उससे क्या-क्या नुकसानात होते हैं? जी, फॉरेन बॉडीज़ जो हैं वो कान में 2 नौइयत की होती हैं। एक तो वो हैं जो कि जिन्हें हम इनएनिमेट फॉरेन बॉडी कहते हैं। इनएनिमेट का मतलब ये है कि डेड चीज़ें जो हैं, लाइक कोई पेपर है, कोई चूँकि हमें बच्चों में देखने में ज़्यादा मिलती हैं। जी, जी। क्योंकि बच्चे जो हैं 3, 4, 5 साल के बच्चे,
वो अक्सर जो है, जो भी चीज हाथ में आती है या तो अपने नाक या कान की तरफ जो है ना उसको लेके जाते हैं। 2 साल के बच्चे तो जैसे ही हाथ में चीज आती है फौरन मुंह की तरफ लेके जाते हैं। तो बच्चों में हमें ये फॉरेन बॉडी देखने में मिलती है। और अक्सर जो हम बच्चों में फॉरेन बॉडी देखते हैं उसमें पेंसिल की रबर, कागज, फोम के पीसेस, इस किस्म की फॉरेन बॉडीज हमें देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे बच्चों के खिलौने या टॉय आम होते जा रहे हैं, तो वो ऐसे टॉय जो कि एज स्पेसिफिक नहीं लिए जाते, यानी हर टॉय पे लिखा होता है कि ये इस एज ग्रुप से बड़े के लिए हैं। तो ऐसे टॉय जिनके पार्ट्स छोटे छोटे होते हैं, बच्चे उनको अलग करके नाक या कान में डाल देते हैं उसके छोटे से पार्ट्स को। और एक और खतरनाक वजह वही है कि जो बटन बैटरीज यूज की जा रही हैं, ये अगर कान या नाक में डालें तो ये बहुत खतरनाक हो सकती है। तो ये तो होगी बच्चों में कॉमन फॉर्म बॉडीज जो हम देखते हैं। बड़ों में सबसे कॉमन फॉर्म बॉडीज कॉटन बड का कॉटन है। वो काम साफ कर रहे होते हैं, कॉटन अलग हो जाती है और वो अंदर रह जाती है। तो ये बड़ों की फॉर्म बॉडी है। अगरचे बड़ों में फॉर्म बॉडी के साथ बहुत कम लोग सामने आते हैं। दूसरी तरह की फॉर्म बॉडी वो है जो कि जिसे हम एनिमेट फॉर्म बॉडी या लाइव फॉर्म बॉडी कहते हैं। ये आमतौर पे हमें बड़ों में गर्मियों के या बरसात के मौसम में उन लोगों में देखने को मिलती है जो बाहर ओपन में सोते हैं, जैसा मजदूर तबका है, और वो कान के अंदर कोई कीड़ा या कोई ऐसी चीज चली जाती है जो कि शदीद तकलीफ का भी बायस बनती है। अच्छा, बच्चों में जो फॉरेन बॉडीज हैं उसके बारे में आमतौर पे होता ये है कि जब घर में कोई बच्चा कान में कोई चीज डाल लेता है तो सबसे पहले जो है, अगर पता चल जाए और बच्चा बता भी दे, बताने के काबिल हो, तो सबसे पहले माँ को पता चलता है और माँ जो है वो उसको निकालने की कोशिश करती है। और सबसे कॉमन चीज जो उसे निकालने के लिए यूज करती है वो हेयर पेन होती है। तो हमने देखा है कि अक्सर ऐसा करने से वो फॉरेन बॉडी जो है वो मजीद आगे पुश हो जाती है, या बच्चा उसके हेयर पिन के टच कर जाने से, दर्द की वजह से या घबराहट की वजह से वो यकदम हिलता है, जिससे कान की नाली में जख्म भी हो सकता है। अगर माँ ऐसा ना कर सके तो वो फिर या तो घर का कोई बड़ा बूढ़ा ट्राई करता है, और या फिर उसको करीब तरीन डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। ये चीज याद रखिए कि कान की फॉरेन बॉडी बच्चे में रिमूव करने के लिए हमें बच्चे का कोऑपरेटिव होना या बिल्कुल आराम से बैठा होना बहुत जरूरी है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि चूंकि घर में उनपे फॉरेन बॉडी रिमूव करने की अटेम्प्ट्स हो चुकी होती हैं, तो बच्चे बहुत घबराए हुए होते हैं और वो ऐसा हमें नहीं करने देते। इसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम उन्हें शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया या मामूली बेहोशी दे के उनके कान में से फॉरेन बॉडी निकाल दें। क्योंकि अक्सर जब हम पेरेंट्स से ऐसा जिक्र करते हैं तो वो एनेस्थीसिया या बेहोशी का नाम सुन के घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि वैसी कोशिश करें। और इस सूरत हाल में कान को डैमेज होने का ज्यादा खतरा होता है, बजाय कि हम अगर मामूली बेहोशी या थोड़ी देर की बेहोशी के दौरान उस चीज को निकालें। जहाँ तक लाइफ फॉर्म बॉडी या इंसेक्ट का ताल्लुक है, उसमें करना ये चाहिए जो जो उस जब वो इंसेक्ट कान के अंदर जाता है तो कान में, क्योंकि कान की नाली के जो पर्दा और उसके करीब के हिस्से हैं वो बहुत हसास हैं और वहाँ पे शदीद पेन होता है। तो अगर हम कान के अंदर कोई भी ऑयल या पानी या हेयर ऑयल या ऐसी कोई भी चीज डाल लें फौरी तौर पे, तो वो इंसेक्ट या कीड़ा मर जाएगा और उसकी वजह से जो दर्द और तकलीफ हो रहा होगा वो फौरी तौर पे खत्म हो जाएगा। और फिर आप टाइम निकाल के डॉक्टर के पास करीब दिन जाएं और उसको वहां से दूर करें। तो ये उसकी फर्स्ट एड है। और अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो मैंने बताई है कि वो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो वहां पड़ा रहेगा तो फिर वो इन्फेक्शन का बायस बनेगा। सर, ये तो हमारे कान के पर्दे की बात होगी। एस्टिशन ट्यूब भी एक चीज होती है जो हमारे यहाँ पर होती है शायद। सो सर, आप उसकी भी बताएं, वो किधर लोकेटेड है और क्या उसके मैल फंक्शन अगर हो तो उससे क्या होता है? जी बिल्कुल। मैं एक स्लाइड शेयर करना चाहूंगा आपका। जी सर। देखें, ये इस डायग्राम में कान का बैरूनी हिस्सा, कान की नाली, कान का पर्दा, कान का दरमियानी हिस्सा और कान का अंदरूनी हिस्सा दिखाया गया है। कान का दरमियानी हिस्सा जो है उससे एक ट्यूब शुरू होती है जो कि नाक के पिछले हिस्से में खुलती है। इस ट्यूब को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूस्टेचियन ट्यूब कहते हैं। इस ट्यूब का काम ये है कि वो हवा को
इस हवा इस ट्यूब के जरिए गुजरे और नाक से होती हुई कान के दरमियानी हिस्से में पहुंच सके, क्योंकि नॉर्मली कान के दरमियानी हिस्से में हवा होती है और जब कान के पर्दे के दोनों तरफ हवा हो तो हवा आवाज की लहरें जब पर्दे को टकराती हैं तो वो पूरी तरह से इर्ताश उसमें होता है, वाइब्रेशन होती है, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन नाली का ये है कि कान में जो दरमियानी हिस्से में जो भी रतूबत पैदा होती है वो इसके जरिए ड्रेन होके नाक की तरफ निकलती रहती है और हमें उसका आइडिया नहीं होता। अगर ये ट्यूब अपना काम करना छोड़ जाए तो उससे होगा ये कि एक तो हवा कान के अंदर नहीं जा सकेगी, दूसरा जो यहाँ से नॉर्मल रतूबतें होती हैं वो ड्रेन नहीं हो सकेंगी और नतीजतन यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर की वजह से एक तो रतूबतें इकट्ठी होती जाएंगी और वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें गाढ़ापन पैदा होता चला जाएगा और इस वजह से वो कंडीशन जिसका हमने वो डिजीज जिसका शुरू में नाम लिया जिसे हम सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया या ब्लू ईयर कहते हैं, जो कि स्कूल गोइंग बच्चों में कंडक्टिव डेफनेस की सबसे कॉमन वजह है, वो पैदा होना शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली जब पर्दे के पीछे दरमियाने हिस्से में गूंद नुमा चीज इकट्ठी हुई होगी तो आवाज की लहरें जब पर्दे को टकराएंगी तो वो हिल नहीं सकेगा या बहुत कम हिलेगा, जिसकी वजह से कंडक्टिव डेफनेस पैदा हो जाएगी। यूस्टेचियन ट्यूब के प्रॉपर काम ना करने की वजूहात जो हैं वो आम तौर पे नोज या थ्रोट में पाई जाती है, क्योंकि चूंकि यूस्टेचियन ट्यूब का एक हिस्सा नाक में खुलता है और दूसरा हिस्सा कान के दरमियानी हिस्से में खुलता है। तो जिन बच्चों में या बड़ों में नाक के इन्फेक्शन होते हैं, जैसा नाक की एलर्जी है या गले के इन्फेक्शन है, वो और जो लंबे अरसे के लिए होते हैं, उसकी वजह से सोजिश ना सिर्फ नाक और गले में रहती है बल्कि इस ट्यूब के अंदर भी आ जाती है, जो कि इसको बंद कर देती है। बच्चों में ये मसाइल ज्यादा होते हैं बड़ों के निस्बत। उसकी वजह ये है कि बच्चों में ट्यूब का साइज भी बहुत छोटा होता है और एक और एडिशनल फैक्टर जो बच्चों में होता है वो नाक के पिछले हिस्से में एक गदूद पाया जाता है जिसे हम एडिनॉइड का नाम देते हैं और ये गदूद जो है ये 8, 9, 10 साल की उम्र में ये साइज में बढ़ता है और बाज़ ये नाक और गले के इन्फेक्शन की वजह से साइज में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो न सिर्फ इस ट्यूब को बंद कर देता है बल्कि वो नाक के पिछले हिस्से को भी बंद कर देता है और ऐसे बच्चे न सिर्फ उन्हें कान में सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया या ब्लू ईयर की शिकायत होती है, उसके सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, बल्कि वो नाक से सांस नहीं ले पाते और अक्सर माउथ ब्रीदर होते हैं, मुंह खुला रहता है उनका। तो एक वजह यूस्टेचियन ट्यूब के मसाइल की ये भी है। अच्छा, ये तो यूस्टेचियन ट्यूब के कुछ मसाइल ऐसे भी हैं जो कि फौरी तौर पे पैदा होते हैं और उसकी एक कॉमन एग्जांपल ये है कि जब भी एयर प्रेशर में डिफरेंस आएगा, खास तौर पे जब हम किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो हवा का दबाव कम होता चला जाता है और जैसे हम नीचे की तरफ उतरते हैं तो हवा का दबाव फिर से बढ़ना शुरू होता है। यही हाल एयर ट्रेवल का है कि जहाज जब डिसेंड करता है तो दोबारा से एयर का जो प्रेशर है उसको बढ़ाया जाता है कैबिन के अंदर। यूस्टेचियन ट्यूब का जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, इसका काम ये है कि कान के दरमियानी हिस्से में एयर प्रेशर को मेंटेन कर सके, उसे नॉर्मल बाहर के एयर प्रेशर के मुताबिक रख सके। अगर ये चीज किसी वजह से ना हो पाए, यूस्टेचियन ट्यूब अपना काम ना करे और जो है आप हिली एरिया में ट्रेवल कर रहे हों या फिर जहाज के सफर में डिसेंट के वक्त हों, तो कान में नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि यूस्टेचियन ट्यूब हवा को कान के अंदर लेके नहीं जाती। इसकी वजह से शुरू में हमें कान में बंदिश का, भारीपन का, ब्लॉकेज का एहसास होता है और अगर ये पूरी तरह से ये मसला शिद्दत अख्तियार कर जाए तो बस कान में शदीद दर्द भी होता है और कुछ केसेस में कान का पर्दा भी डैमेज होता है। ठीक है सर। सर, क्या फीडर की वजह से हमारी ये ट्यूब बंद हो सकती है, जो बच्चे फीडर्स लेते हैं? फीडर की वजह से रिपीट कीजिएगा। फीडर की वजह से जो बच्चे फीडर लेते हैं, क्या ये बंद हो सकती है हमारी ये नाली? जी जी बिल्कुल, ये भी बड़ा अच्छा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने किया। फीडर में आम तौर पे बच्चे को आपने देखा होगा कि माएँ लिटा के फीडर दे देती हैं और उससे होता ये है कि दूध का कुछ हिस्सा जो है वो नाक के पिछले हिस्से में चला जाता है या बहुत छोटे बच्चे जब दूध पी लेते हैं तो अक्सर वो थोड़ा सा दूध निकालते भी हैं और उसका कुछ हिस्सा नाक के पिछले हिस्से में चला जाता है जहाँ पे ये एडिनॉइड और ये ट्यूब खुल रही होती है।
जी जी। वहाँ पे ये दूध जो है ये मुख्तलिफ सोजिश का बायस बनता है। बाज़ औक़ात अगर डब्बे का दूध यूज़ किया जा रहा हो तो वो एलर्जीज़ की वजह भी बन सकता है और यहाँ पे सोजिश रहती है, जिसकी वजह से ये ट्यूब जो है इस सोजिश की वजह से बंद हो जाती है। कुछ बच्चों में ब्लू ईयर या स्कीटियोटाइटिस मीडिया की बहुत छोटे बच्चों में ये वजह भी होती है। उन माँओं से मैं यही कहूँगा कि बच्चे को जब भी फीड करवाएँ तो उसका सर का हिस्सा जो है वो उसके धड़ से ज़रा उठा हुआ हो, ऊपर की तरफ हो और बहुत छोटा बच्चा है तो उसको बर्प करवाएँ फीड के बाद ताकि ये चीज़ ना हो। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना डिटेल में ये बताया कि तो सर हमारी कान की हड्डियां भी होती हैं और उनमें भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है और वो भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस की वजह बन सकती है। तो सर अगर उन हड्डियों को भी आप एक्सप्लेन करें और उनकी वजूहात बताएं कंडक्टिव हियरिंग लॉस में। जी, पर्दे के पीछे 3 छोटी-छोटी हड्डियाँ होती हैं जो कि एक-दूसरे से जुड़ के एक ब्रिज या पुल सा बनाती हैं जी और जो आवाज़ की लहरें जब पर्दे को हरकत देती हैं तो ये हरकत या इर्ताश या वाइब्रेशन जो है इन हड्डियों के ज़रिए कान के अंदरूनी हिस्से में मुंतकिल हो जाता है। कान की मुख्तलिफ बीमारियों में ये ब्रिज या ये जो हड्डियों के जुड़ने से पुल बना हुआ है, ये या तो टूट सकता है या मुख्तलिफ इन्फेक्शंस की वजह से ये हड्डियाँ खुल जाती हैं और ये ब्रिज टूट जाता है या अगर कान में जो है बार-बार इन्फेक्शन हो रहे हों, तो कान की झिल्लियाँ आपस में जुड़ जाती हैं, जो कि इन हड्डियों को पूरी तरह से वाइब्रेट नहीं करने देती। तो अपास्का चोट की वजह से भी ये ब्रिज जो है ये टूट जाता है, हड्डियाँ एक-दूसरे से अलग हो जाती हैं, जिसकी वजह से आवाज़ पूरी तरह से बैरूनी कान से अंदरूनी कान में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती और ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस की वजह बन जाते हैं। एक बीमारी ऐसी भी है जिसमें कान की जो 3 हड्डियों में से सबसे छोटी हड्डी है जिसे हम स्टेपिस कहते हैं, वो उसके इर्ताश से वो बिल्कुल एक पिस्टन की तरह काम करती है और वाइब्रेशन को अंदर के कान की तरफ लेके जाती है। एक डिज़ीज़ जिसे हम ओटोस्क्लेरोसिस कहते हैं, वो इस हड्डी को जैम कर देती है, इसको मूव नहीं करने देती, जिसकी वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। और ये डिज़ीज़ जो है ये टिपिकली टीन एज में प्रेज़ेंट करती है और इसमें ना तो किसी किस्म का कान में दर्द होता है, ना कान में किसी किस्म का कोई वहाँ से मवाद या पानी या डिस्चार्ज जाता है, बल्कि टीन एज में आहिस्ता-आहिस्ता समात में कमी आना शुरू हो जाती है। और फिर बढ़ते-बढ़ते नौबत यहाँ तक पहुँचती है कि कंडक्टिव डेफनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आम रोज़मर्रा बातचीत भी सुनना मुश्किल हो जाता है। ये जो बीमारी है या ओटोस्क्लेरोसिस ये हमने देखा है कि 50% से ज़्यादा ये मुख्तलिफ फैमिलीज़ में भी रन करती है। तो जब उनके मरीज़ के हम पूछते हैं तो कोई ना कोई फैमिली मेंबर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है उसमें भी ये मसाइल जुड़े होते हैं। तो जब भी किसी टीनेजर में ये देखें कि उसे दोनों कानों में समात आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जा रही है, लेकिन ना तो उसमें कान का कोई दर्द है, ना उसके कान कभी उसमें से पानी पीप का मसला रहा है, तो हमेशा इस डिज़ीज़ को कंसीडर करना चाहिए। जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है, 2 ऑप्शन मौजूद होती हैं। बेहतर ऑप्शन तो ये है कि जो हड्डी जैम हुई हुई है, उसको सर्जरी के ज़रिए ठीक कर दिया जाए। और अगर किसी वजह से सर्जरी पेशेंट ऑप्ट नहीं करता, तो सेकंड उसमें ऑप्शन ये है कि हियरिंग एड से भी और एक बड़े आम से हियरिंग एड से भी, इसके लिए सोफिस्टिकेटेड हियरिंग एड नहीं चाहिए होता, आम से हियरिंग एड से भी समात को नॉर्मल किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये आती है कि टीनेज ज़िंदगी का वो पीरियड होता है जिसमें बंदा या जो भी पेशेंट है वो अपने कॉन्शियस बहुत होता है अपनी अपीयरेंस के बारे में। जी जी मैंने ये देखा है कि अक्सर टीनेजर्स जो हैं वो हियरिंग एड नहीं यूज़ करते जी जी। और या तो वो ऑपरेशन ऑप्ट करते हैं कि इसके ज़रिए ठीक कर लिया जाए या जो ऑपरेशन नहीं करवाते या उससे डरते हैं, वो बेचारे ना हियरिंग एड इस्तेमाल करते हैं, ना ऑपरेशन करवाते हैं और वो एक एगनी से गुज़रते हैं इस सारा जो है अरसा कि ऑब्वियसली जब आपको किसी की बात समझ ना आ रही हो, तो आप कैसे सोशलाइज़ कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये टीनेजर में ये कॉमन बीमारी है। सर फिर तो उन्हें एक प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत होनी चाहिए। वी शुड रेफर देम बिल्कुल, टू। बिल्कुल।
जैसा कोई काउंसलिंग होनी चाहिए और वो उनकी ट्रीटमेंट इस बीमारी की बहुत, जैसा मैंने शुरू में आपने क्वेश्चन किया था कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस की ट्रीटमेंट है, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस की बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मौजूद है, चाहे वो हम मेडिसिन से करें, हियरिंग एड से करें या सर्जरी से करें। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस से समाप्त टोटली नॉर्मल हो सकता है। सर, मेरे जहन में एक और सवाल आया है कि क्या कंडक्टिव हेयरिंग लॉस अगर होता जाए तो क्या वो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में कन्वर्ट हो सकता है या दे आर टोटली डिफरेंट? नहीं, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखें, बहुत सारी ऐसी दरमियानी हिस्से के कान की बीमारियां हैं जो कि इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं, और ये इन्फेक्शंस अगर लंबे अरसे तक होते रहें या बार बार होते रहें तो ये कान के अंदरूनी हिस्से को भी मुतासर करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से दरमियानी हिस्से से तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो ही रहा होता है, लेकिन अंदरूनी हिस्से के मुतासर होने से सेंसरल हियरिंग लॉस भी होना शुरू हो जाता है, यानी कि ये डेफनेस की वो टाइप बन जाती है जिसे हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। ठीक है सर। सर अच्छा, सर हम मिक्स हियरिंग लॉस को तो जिक्र करेंगे, लेकिन मैं चाह रही थी कि क्लेरोमिस्टा जो एक बीमारी है, आई कांट प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, अगर आप जी सर, और उसको बताएं। जी कोलेस्ट्रोमा जो है ये कान की एक बहुत खतरनाक बीमारी है। ये होती क्या चीज है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम का सहारा लूंगा। जी सर। ये देखिएगा कि इस डायग्राम में ये कान की नाली है, ये कान का पर्दा है, और ये कान का दरमियानी हिस्सा है जिसमें एक हड्डी भी कान की नजर आ रही है। ठीक है, जिससे शुरू में बात की गई कि कान के दरमियानी हिस्से में हवा हर वक्त मौजूद रहती है, और वो हवा यूस्टेचियन ट्यूब के जरिए नाक के जरिए आती है। अगर किसी भी वजह से यूस्टेचियन ट्यूब अपना काम परफॉर्म न करे तो हवा कान के दरमियानी हिस्से में नहीं आ सकेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगा, और नेगेटिव प्रेशर जो है वो कान के दरमियानी हिस्से की दीवारों को अपनी तरफ खींचेगा। जैसा कि कान के दरमियानी हिस्से की तमाम दीवारें हड्डी की बनी होती हैं, सिर्फ पर्दा एक ऐसी दीवार होता है जो कि एक झिल्ली का बना होता है। तो पर्दा जो है इस नेगेटिव प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ खिंचना शुरू हो जाता है, जैसा यहाँ ये चीज बताई गई है कि वो अंदर की तरफ खिंचना शुरू हो गया है। ठीक है, जैसे जैसे नेगेटिव प्रेशर बढ़ता है या यूस्टेचियन ट्यूब अपना काम फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करती, तो ये जो पर्दा है ये एक छोटी सी पॉकेट बना लेता है, और ये पॉकेट अंदर की तरफ दरमियानी कान की तरफ खिंचती चली जाती है। नॉर्मली हम जानते हैं कि कान की नाली में जल्द होती है, वैसी ही जल्द जैसे कि हमारे जिस्म में बाकी जगहों पे मौजूद है। जब ये छोटी सी पॉकेट बनती है तो ये जेल जो है ये कान के दरमियानी हिस्से में जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, और अब चूंकि इस पॉकेट का या इस थैली का मुंह छोटा हो जाता है और पीछे थैली बड़ी हो जाती है, तो स्किन के जो स्केल्स हर वक्त स्किन से झड़ रहे होते हैं वो इस थैली के अंदर ही इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और इस चीज को हम कोलेस्टियोटोमा का नाम देते हैं। कोलेस्टियोटोमा डेंजरस इस वजह से है कि अगर ये फैलता चला जाए, जैसा कि बहुत सारे केसेस में करता है, तो ये इर्द गिर्द की हसास चीजों को खाता चला जाता है, और इसके अंदर जो स्केल्स पड़े होते हैं वो जिस्म के इस हिस्से की रतूबत या स्वेटिंग की वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और वहां से बदबूदार मवाद का अखराज शुरू हो जाता है कान की तरफ। अगर इस हिस्से को ट्रीट ना किया जाए, इस कोलेस्टियोटोमा को ट्रीट ना किया जाए, तो ये मुख्तलिफ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन या जिंदगी को खतरे में डालने वाली कॉम्प्लिकेशन तक ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉम्प्लिकेशन का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे कान के जस्ट ऊपर की तरफ दिमाग पड़ा हुआ होता है। अगर ये कोलेस्टियोटोमा की थैली फैलते हुए इन हड्डियों को खाती चली जाए तो ये सारी इन्फेक्शन जो है वो दिमाग की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से दिमाग में पीप का पड़ना, उसके झिल्लियों की सोजिश, ये खतरनाक मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इस वजह से कोलेस्टियोटोमा का बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी है, और इसके इलाज का वाहिद हल यही है कि इसको सर्जरी के ज़रिए रिमूव कर दिया जाए, ताकि कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसको हम खिलाएं और ये थैली जो है ये खुद ब खुद उठ के बाहर आ जाए।
इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही करनी है। सर, तो क्या इसकी कोई इंडिकेशन होती है या हमें हर वक्त चेकअप ही रखना चाहिए? जी, इसकी इंडिकेशन ये होती है कि आपके एक तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, जी सर। दूसरा ये कि कान में से बदबूदार मवाद का इखराज होता है। ठीक है सर। और अगरचे वो मवाद बहुत ज़्यादा नहीं होता कि बाहर टपके, कान का गीलापन महसूस होता है और कान के करीब भी अगर कोई उसके करीब भी बंदा बैठता है तो उससे वो शदीद बदबू कान में से आती है। ये सबसे कॉमन सिम्पटम्स हैं क्लेस्ट्रोटोमा के। और इसमें एक चीज़ मैं ये भी बताता चलूँ कि इस बीमारी में आम तौर पे दर्द नहीं होता। मरीज़ सिर्फ़ कान में बदबू की वजह से, गीलापन की वजह से और हियरिंग लॉस के साथ प्रेज़ेंट करता है। अगर इसमें दर्द जो है उस वो भी शामिल हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन की तरफ मामला जा रहा है और इसको फौरी तौर पे इलाज की ज़रूरत है। सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इसको इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। सर, हमारे कान जैसे टिपिकली बिल्ड होते हैं, कुछ लोगों के माल फॉर्मेशन भी हो सकती है, माल फॉर्मेशन हो सकती है कानों की। सर, उसकी वजह से कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं हेयरिंग में? जी बिल्कुल। कान के कुछ बाय बर्थ या पैदाइशी तौर पे कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें कान का बैरूनी, दरमियानी या अंदरूनी हिस्सा ठीक तरह से नहीं बन पाता। तो ये बच्चे जो हैं ये पैदाइश के वक्त प्रेजेंट करते हैं और इनको मैं इसके लिए आपके कुछ मैं तस्वीरें शेयर करता हूँ अपने कुछ पेशेंट्स की। ये देखिएगा, ये एक बच्चा है जिसका बैरूनी कान जो है ये पूरी तरह से नहीं बन पाया और ना ही हमें कान की नाली नजर आ रही है। इस जी कंडीशन को माइक्रोशिया कहते हैं। जी सर। ये एक और बच्चा है जिसमें कान की नाली भी नहीं है और कान का जो बैरूनी कान है वो भी पूरी तरह से नहीं बना और एक स्किन टैग भी आगे है। इस बच्चे में भी यही कैफियत है, लोब तो कान की बन गई हुई है लेकिन ऊपर का कोई हिस्सा नहीं बना हुआ। ये एक खास सिंड्रोम है जिसे हम ट्रिचर कॉलिन सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें न सिर्फ कान का बैरूनी हिस्सा और कान की नाली नहीं बनी होती बल्कि बच्चे की जो जॉ बोन है वो भी प्रॉपर्ली नहीं बनी हुई होती। इसमें देखिए कि कान सिरे से मौजूद ही नहीं है, सिर्फ कान की नाली मौजूद है। इस बच्चे में ना तो नाली है ना कान है। इस कंडीशन को इनोशिया कहते हैं कि सिरे से कान ही मौजूद नहीं है और इस बच्चे में दोनों तरफ नहीं। ये बच्चा भी ट्रेचर कॉलिन सिंड्रोम का है जिसमें एक तो कान के कुछ मामला सामने नजर आ रहे हैं, दूसरा ऐसे बच्चों में चेहरे पे भी बहुत सारे हमें डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती हैं, जैसे कान नीचे की तरफ होते हैं, आंखों की जो स्लैंट है वो जरा हॉरिजॉन्टल से डिफरेंट होती है जी और जो जॉ बोन है वो भी अंदर की तरफ गई होती है। ऐसे बच्चे जो हैं जिनमें कान के मसाइल होते हैं ये आम तौर पे ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास पैदाइश के फौरन बाद ही यानी कि हफ्ते दो हफ्ते के अंदर ही पेरेंट्स ले आते हैं। अब पेरेंट्स के ज़हन में जो ज़्यादा कंसर्न होता है वो ये होता है कि ये बच्चे की जो अपीयरेंस है वो मैटर कर रही है और नेचुरली जब बच्चा पैदा होता है तो हमारा सोशल सेटअप, बच्चे लोग रिश्तेदार मिलने आते हैं, जब वो देखते हैं तो वो एक माँ बाप के लिए कंसर्न की वजह बनती है। जी सर। पेरेंट्स बच्चे को हमारे पास लेके आते हैं तो हमारे ज़हन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इसकी कॉस्मेटिक वजह नहीं होती, बल्कि हमारे ज़हन में हेयरिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि अगर हेयरिंग नॉर्मल, ये देखना कि हेयरिंग नॉर्मल है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक इसके कॉस्मेटिक इफेक्ट का ताल्लुक है, उसकी करेक्शन की जाती है 4 से 5 साल की उम्र में। ठीक है? और वो प्लास्टिक सर्जन या कुछ ईएनटी सर्जन जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं वो करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि इस बच्चे की हेयरिंग इसको जल्द अज जल्द प्रोवाइड की जाए, जिस भी तरीके से की जा सकती है। अगर तो ये डिजीज सिर्फ एक तरफ है, दोनों कान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तब तो मामला इतना सीवियर नहीं है। अगर दूसरे कान की समात नॉर्मल है तो बच्चा जो है वो बोलना सीख जाएगा अपने वक्त पे। लेकिन अगर ये डिजीज दोनों तरफ है और कान की समात ऑब्वियसली कंडक्टिव हियरिंग लॉस तो होगा ही उसमें, लेकिन हमें उसके हियरिंग लेवल देखने हैं और उसके लिए कुछ खास किस्म के टेस्ट किए जाते हैं
जिससे इस छोटे बच्चे में अंदाजा हो जाता है कि डेफनेस है या नहीं है। जी सर। इसके अलावा हम मुख्तलिफ रेडियोलॉजी के इन्वेस्टिगेशन के जरिए, जैसा सीटी स्कैन वगैरह है, उसके जरिए भी देख सकते हैं कि क्या अंदर के दरमियाना हिस्सा, कान की नाली और अंदरूनी हिस्सा वो प्रॉपर्ली बना है या नहीं बना। इन बच्चों में करने का काम ये होता है कि पेरेंट्स को बहुत अच्छी काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए कि आप यकीनन इसके बाहर बैरूनी हिस्से को देख के ज़्यादा परेशान हैं। उसका इलाज तो 4 से 5 साल की उम्र में होगा, लेकिन अभी करने का काम ये है कि इस बच्चे में अगर समात टेस्ट के ज़रिए पता चल जाए कि समात में कमी है, जैसा कि अक्सर होगी, तो उसको फौरी तौर पे ट्रीट किया जाए। और उसके लिए कुछ स्पेशल किस्म के हियरिंग एड हैं, जो कि हम बच्चे को देते हैं और छोटी उम्र में ही देते हैं, जिनको हम बोन कंडक्शन हियरिंग एड या बोन एंकर्ड हियरिंग एड कहते हैं। इसकी एक कॉमन एग्जांपल ये है कि बजाय कि वो कान की नाली के ज़रिए आवाज़ जाए, वो बोन वाइब्रेटर के ज़रिए आवाज़ जाती है, ठीक है? इस बोन कंडक्शन हियरिंग एड की कुछ एडवांस फॉर्म भी हैं, जो कि बोन एंकर्ड हियरिंग एड, यानी सर्जरी करके वो हियरिंग एड यहाँ पे फिट कर दिया जाता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इसके बीमारियां और उसके हल हैं, जो कि बैरूनी कान और कान की नाली को मुतासर करते हैं। ठीक है सर। सर हमने कंडक्टिव हेयरिंग लॉस तो बहुत डिटेल में किया। सो अगर हम अब मिक्स हेयरिंग लॉस की तरफ आ जाएं। देखिए, मिक्स हेयरिंग लॉस, जैसा मैंने जिक्र किया कि इसमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस भी एक कंपोनेंट शामिल है और जो सेंसोरियल हेयरिंग लॉस भी शामिल है। दोनों की मौजूदगी, बैक वक्त मौजूदगी को हम मिक्स्ड हेयरिंग लॉस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें यकीनन ये देखना पड़ेगा कि प्राइमरी वजह क्या है। प्राइमरी वजह क्या कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, पहले उसको ट्रीट किया जाए, और जो सेंसोरियल हेयरिंग लॉस है फिर उसके बाद उसको ट्रीट किया जाए। जहाँ तक मिक्स्ड हेयरिंग लॉस की सबसे कॉमन एग्जांपल की हम बात करें, तो ये दरमियान के कान के दरमियानी हिस्से के लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन हैं, जिन्हें हम क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, जिसमें एक लंबे अरसे तक, सालों तक कान के दरमियानी हिस्से में बार बार पीप पड़ती है, जिसकी वजह से न सिर्फ पर्दे में सुराख होता है, बल्कि कान की हड्डियां भी मुतासर हो जाती हैं और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस पैदा हो जाता है। और चूंकि ये सिलसिला बहुत लंबे अरसे तक जारी रहता है, तो फिर वहां से जरासीम और उसके जो टॉक्सिन या जहर हैं, वो मिडल ईयर से कान के अंदरूनी हिस्से में मुंतकिल होते रहते हैं, जिसकी वजह से सेंसोरियल हेयरिंग लॉस भी पैदा हो जाता है। तो ऐसे तमाम केसेस में जिसमें मिक्स्ड हेयरिंग लॉस हो, उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि अगर इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट किया जाए, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस को ट्रीट किया जाए मेडिसिन से या सर्जरी से, और जब कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, उसका कंडक्टिव कंपोनेंट ट्रीट हो जाए, तो सेंसोरियल हेयरिंग लॉस में जो कमी बेशी रह गई है, उसको मुख्तलिफ हेयरिंग एड वगैरह की मदद से उसको पूरा किया जाए। सर, जिन लोगों का सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी मेजर हो और उन्हें मिक्स भी हो जाए, तो क्या उनकी हेयरिंग में फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है? कितने डीबी का फर्क पड़ जाता है? जी देखें, मैक्सिमम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो है वो 60 से 65 डीबी का फर्क डाल सकता है। जी सर। इससे ज्यादा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कोई ऐसी डिजीज नहीं है जो कि 60 से 65 से भी ज्यादा डीबी का फर्क डाल सके। हाँ, जब कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के साथ साथ सेंसोरियल हेयरिंग लॉस भी हो जाए, तो जाहिर है कि 60 से मामला ऊपर की तरफ जाएगा और ये काफी ज्यादा डेफनेस की वजह बन सकता है। लेकिन कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो है, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस में जो कंडक्टिव कंपोनेंट है, वो उसको मुख्तलिफ तरीके कार से, इलाज से, अगर इन्फेक्शन है तो मेडिसिन से, अगर डैमेज हुआ हुआ इन्फेक्शन की वजह से या ट्रॉमा की वजह से, तो उसको सर्जरी से या इवन हियरिंग एड से ट्रीट किया जा सकता है। जो सेंसोरियल कंपोनेंट है इसका, उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ हियरिंग लॉस, जो हियरिंग एड है, उसी की मदद से की जाएगी। ठीक सर। सर फॉर एग्जांपल हमने एक बच्चे का ASSR किया और हमें पता चल गया उसका कंडक्टिव हेयरिंग लॉस भी और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी है, तो हमने उसके कंडक्टिव हेयरिंग लॉस को ट्रीट कर दिया, तो क्या हम उसका दोबारा टेस्ट रिपीट करेंगे? जी, ये आपने बहुत अच्छा और बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है। बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जब हमारे पास लाए जाते हैं, खास तौर पे इस कंप्लेंट के साथ कि बच्चा 2 ढाई साल का हो गया और उसने बोलना नहीं शुरू किया,
तो हम ऐसी सूरत में उसके कुछ खास टेस्ट करते हैं, जिसमें एक टेस्ट ABR या बीरा है और एक टेस्ट ASSR। इस टेस्ट में आवाज जो है वो कान में पहुंचाई जाती है हेडफोन के जरिए, और जो आवाज कान के बैरूनी, दरमियानी और अंदरूनी हिस्से से होती हुई दिमाग में पहुंचती है, और दिमाग में जो बरकी लहरें पैदा होती हैं उसको हमारा कंप्यूटर पिक कर लेता है, और हमें आइडिया हो जाता है कि ये समात जो है इसकी में कितनी कमी मौजूद है। अगर दरमियानी हिस्से के कान में कोई मसला हो, यानी कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो, तो ये आवाज जो हम हेडफोन के जरिए उसकी हियरिंग चेक करने के लिए दे रहे हैं, वो जब दरमियानी हिस्से से गुजरेगी तो उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी, और वो कमी जो है वो जब आवाज की कम इंटेंसिटी दिमाग की लहरों में जाएगी तो उसका जो अल्टीमेट हियरिंग लॉस है वो भी बढ़ जाएगा। अगरचे जो बीरा टेस्ट है, ABR है, उसमें कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे हमें आइडिया हो जाता है, कुछ ऐसे रिजल्ट्स ऐसे आते हैं कि आइडिया हो जाता है कि ये इस बच्चे को कंडक्टिव कंपोनेंट भी इसका मौजूद है और ये मिक्स्ड हियरिंग लॉस हो रहा है। इसका एक बहुत आसान तरीका ये भी है कि हम एक और टेस्ट जिसे टिम्पैनोमेट्री कहते हैं उसको कर लें। उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या मिडिल ईयर मुतासिर है या नहीं है। अगर टिम्पैनोमेट्री बिल्कुल नॉर्मल है और वो टिम्पैनोमेट्री सही फ्रीक्वेंसी और सही तरीके से की गई है, तो इसका मतलब ये है कि कंडक्टिव कंपोनेंट के होने का चांस बहुत कम है, और जो भी हमें ABR या SSR में थ्रेशोल्ड दिए हैं वो सेंसरी कंपोनेंट की वजह से ही है। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो बच्चों में जो सबसे कॉमन डिजीज सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया है या ओटाइटिस मीडिया विद एफियन, ये जो मैक्सिमम हियरिंग लॉस प्रोड्यूस करता है ये 30-35 डेसिबल तक का होता है, और ये लॉस इतना ज्यादा नहीं है कि बच्चा सिर्फ इसकी वजह से स्पीच ही ना एक्वायर कर सके। तो ये कहना कि अगर कोई बच्चा हमारे पास यूँ लाया जाता है और हमें जो है ये पता चलता है कि वो उसने बोलना नहीं शुरू किया और उसकी एज भी बोलने की वो डिले होती जा रही है, तो ये कहना कि इसको सिर्फ ओटाइटिस मीडिया विद एफियन होगा, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर ओटाइटिस मीडिया विद एफियन भी हो तो भी बच्चे इतनी आवाज आ जाती है कि वो कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, अगर जो उसकी प्रोनाउंसिएशन के प्रॉब्लम्स और बहुत सारे प्रॉब्लम उसमें आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस को कंडक्टिव कंपोनेंट को मिक्स्ड हियरिंग लॉस में असेस किया जा सकता है मुख्तलिफ टेस्टों के जरिए, और हम इसको अगर ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस परसिस्ट कर रहा हो, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल ओटाइटिस मीडिया विद एफियन की है, तो इसको पहले ट्रीट कर लेना चाहिए ताकि हम AB और ASSR की मदद से जो थ्रेशोल्ड हमें मिले वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो बच्चे के सेंसरी हियरिंग लॉस की। क्योंकि कंडक्टिव तो ट्रीट हो जाएगा, सेंसरी नर्व के लिए हमें उसके लिए रिहेबिलिटेशन चाहिए। थैंक यू सर, आपने इतना डिटेल में हमें ये बताया। सर अब आपने लैंग्वेज की बात की, स्पीच की बात की, तो इन हियरिंग लॉस से कुछ ना कुछ तो लैंग्वेज और चीजें मुतासिर होंगी या नहीं होती? जी, जो अगर सिर्फ ओटाइटिस मीडिया में एफियन है जी तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्टीज, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कहना कि सिर्फ ओटाइटिस मीडिया विद एफियन की वजह से स्पीच ही एक्वायर नहीं हो रही, ये चीज ठीक नहीं। जी सर, मतलब इसका ये मतलब है कि कोई ना कोई सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है जिसकी वजह से स्पीच में डिले आ रहा है। अगर अगर जो है बच्चे की स्पीच नॉर्मली डेवलप नहीं हो पाई अपने वक्त पे, तो हम ओटाइटिस मीडिया विद एफियन, चाहे वो हमारे टेस्टों में कंडक्टिव हियरिंग लॉस हमें बता रहा हो, फिर भी हमें ये सोचना चाहिए कि सिर्फ ओटाइटिस मीडिया विद एफियन स्पीच ना डेवलप होने की वजह नहीं हो सकता। इसके साथ साथ कोई ना कोई सेंसरी कंपोनेंट भी मौजूद है जो दोनों मिल के इतनी डेफनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो स्पीच एक्वायर नहीं कर पा रहा। अच्छा सर, एक और मेरे जहन में सवाल आया, क्योंकि मैं भी क्लाइंट्स को डील करती हूँ, तो एक बच्चे की, आई वाज रीडिंग द रिपोर्ट, एक जगह उसको 70 dB सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है और एक जगह 90 dB है।
तो क्या, और बीच में कंडक्टिव एलिमेंट, तो क्या हमें कंडक्टिव एलिमेंट्स की वजह से फॉल्स रिपोर्ट मिल सकती है सेंसरी न्यूरल रिंग लॉस की? जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखें, अगर ओटाइटिस मीडिया विद एफियन है तो जिसका मैंने जिक्र किया कि वो आपके अगर एबीआर किया जा रहा है तो आपके जो थ्रेशोल्ड हैं वो उसमें 20 to 30 डेसिबल का इजाफा कर देगा। जैसा आपने अभी एग्जांपल दी कि 78 में आया और 92 से में आया, तो अगर ओटाइटिस मीडिया विद एफियन मौजूद है तो वो इतना चेंज ले आएगा। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम अगर बच्चे को ओटाइटिस मीडिया विद एफियन सस्पेक्ट कर रहे हैं, और सस्पेक्ट कैसे करेंगे, ऑब्वियसली ऑटोस्कोपी की जाए, टिम्पैनोमेट्री की जाए अगर सस्पेशन हो, और टिम्पैनोमेट्री अगर बिल्कुल नॉर्मल आ रही है तो फिर एबीआर और एएसएसआर जाया जाए। यानी कि हमें उस एक्सटर्नल और मिडिल ईयर की हर रुकावट को पहले डायग्नोज कर लें और उसके बाद इनर ईयर को असेस करना शुरू करें, क्योंकि रास्ता तो असेसमेंट का यही है कि आवाज ने एक्सटर्नल और मिडिल ईयर से गुजर के इनर ईयर की तरफ जाना है, जैसा कि आमतौर पे टेस्ट प्रोटोकॉल में होता है। हाँ, ये और बात है, अगर आप बोन कंडक्शन के जरिए टेस्ट कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट रिजल्ट आएंगे, या उसको इस मिडिल ईयर को एक्सटर्नल ईयर को बाईपास कर दिया जाएगा। तो एक तो ये चीज है। दूसरा इसमें एलिमेंट ये है कि स्क्रीटी ओटाइटिस मीडिया बच्चों में बहुत ही कॉमन डिजीज है, और ये डिजीज जो है ये देखा गया है कि 2 से 3 माह में 50% केसेस में ये बच्चे खुद ब खुद भी ठीक हो जाते हैं, इवन विदाउट ट्रीटमेंट। तो ऐसे बच्चों में वेट कर लिया जाए या उनको मेडिकली ट्रीट कर लिया जाए, लेकिन ऑब्वियसली ये वेट इतना नहीं होना चाहिए कि हम महीनों सालों में चले जाएं। ये सिर्फ ये कि चंद हफ्ते की, महीने की उसे दवाई दे के उसको देख लिया जाए कि क्या हम इसको ये स्क्रीट्यूटाइटिस मीडिया का कंपोनेंट ठीक हो गया, तो फिर हम उसको टेस्ट कर लें बाय पीआर या एएसएसआर, जो भी हम चीज उसमें करें। और अगर ये चीज फिर भी ठीक नहीं हो रही तो हम उसको एक बहुत माइनर सर्जरी के जरिए उस फ्लूइड को रिमूव कर सकते हैं। और चूंकि बच्चों में उस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया देना होता है, तो हम उसी जनरल एनेस्थीसिया का फायदा उठाते हुए फ्लूइड रिमूव करके एबीआर या एएसएसआर टेस्ट उसी वक्त अंडर एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं, ठीक है जो कि हमें बिल्कुल ट्रू पिक्चर देगा। सर। इस ट्यूशन ट्यूब में एक और चीज भी डाली जा रही है, उसका नाम मुझे भूल गया, कि बार बार इन्हें ना हो, जिन्हें बहुत होता है, तो आप उसका भी अगर जिक्र कर दें। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जिन लोगों को बार बार स्कीट्यूटाइटिस मीडिया हो रहा होता है, उसमें हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एक ट्यूब डाल देते हैं जिसे ग्रोमेट या वेंटिलेशन ट्यूब कहते हैं। जी सर। ग्रोमेट का बेसिकली फंक्शन यही है जो फंक्शन यूस्टेचियन ट्यूब का है। यूस्टेचियन ट्यूब हवा को नाक की तरफ से कान में लेके आती है, और जो ग्रोमेट है वो हवा को वही काम करती है, वो हवा को एक्सटर्नल ईयर से दरमियानी कान में ले आती है, जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस नहीं होता और वहां पे दोबारा से स्क्रीशन इकट्ठी नहीं होती। और ग्रोमेट जो है वो आमतौर पे ऐसे बनाए जाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली 6 से 9 महीने के अंदर अंदर खुद ब खुद ही निकल जाते हैं। ठीक। हाँ, अगर ये कंडीशन परसिस्टेंट हो या लंबी हो या बार बार हो रही हो, या सर्जन सस्पेक्ट करे कि ये चीज ठीक होने का चांस कम है, जिस तरह से क्लेफ्ट पैलेट के लोगों बच्चों में होता है, तो फिर हम उसमें परमानेंट ग्रोमेट डाल देते हैं जिसे टी ट्यूब कहा जाता है। जी सर। और वो जो है वो खुद से रिमूव आमतौर पे नहीं होती, बल्कि वो वहां पे मौजूद रहती हैं अनलेस कि उनको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है सर। सर, अब तो ये हेयरिंग लॉस की वजूहात हो गई, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनके बैलेंस के मसाइल भी आते हैं हेयरिंग की वजह से, तो सर अगर उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। देखें, कान का जो अंदरूनी हिस्सा है उसके दो मेन फंक्शन है। एक तो हियरिंग, जो कि हम सब जानते हैं, लेकिन उसका एक पोर्शन ये भी है जो कि हमारे बैलेंस से डील करता है। और ये बैलेंस से जो चीज डील करती है उस उन पार्ट्स को सेमिसर्कल, किनार, यूटिकल और सेक्यूल का नाम दिया जाता है। जहाँ तक बैलेंस डिसऑर्डर का ताल्लुक है, एज ए होल अगर मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अगरचे एक बहुत मेजर कंपोनेंट जो है वो कान का हिस्सा होता है, लेकिन इसके अलावा जिस्म के कुछ और ऐसे हिस्से भी हैं या ऐसे सिस्टम हैं जो कि बैलेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें हमारा दिमाग जो है, दिमाग के पीछे का हिस्सा है, हमारे आंखें हैं,
हमारे मुख्तलिफ जॉइंट्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, और ये सब के मिलने जुलने से हम अपना एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक हम बात करते हैं बैलेंस डिसऑर्डर्स की, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि आया जो प्रॉब्लम आ रही है वो कान ही की वजह से आ रही है या दूसरे मसाइल की वजह से आ रही है। क्योंकि जब भी ऐसा मरीज हमारे पास आता है, बच्चों में ये चीज़ चूँकि कम पाई जाती है बड़ों की निस्बत, तो ज़्यादातर हम बड़ों में ये मसला ज़्यादा देखते हैं। अ, बड़ा जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हमेशा ये आके बात करता है कि डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आते हैं, ठीक है। अब इस चक्कर आने के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, और ये चीज़ डॉक्टर के लिए नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि क्या ये चक्कर आना कान की वजह से ही हो रहा है या किसी दूसरे सिस्टम के मसले की वजह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी चंद एक एग्जाम्पल आपको देता जाऊँ कि अगर किसी को अ, अगर बाद लोगों ने आपने सुना होगा वो देर तक बैठे रहें या लेटे रहें और यकदम खड़े हों, उनकी आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है। जी जी इस चीज़ की जो चक्कर आने का मसला है, इसका मसला ये होता है कि जैसे ही आप एकदम पोज़ीशन चेंज करते हैं, तो खून का दौरानिया आपके दिमाग की तरफ निस्बतन कम होता है और खून आपके जिस्म के निचले हिस्सों टाँगों की तरफ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दिमाग को खून की सप्लाई चंद सेकंड के लिए कम होती है, जिसकी वजह से आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। इस चीज़ का ताल्लुक कान से कतई नहीं है, ठीक है? इसी तरह से अगर लोग ब्लड प्रेशर की ज़्यादा दवाई ले रहे हों, ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसमें भी क्योंकि खून की रगें फैलेंगी और वो खून जो है जैसे ही वो एकदम खड़े होंगे उसमें चक्कर आ सकता है। कुछ ऐसी वजूहात भी होती हैं जिस तरह से बाज़ औक़ात दिल के ऐसे मसाइल होते हैं कि दिल खून प्रॉपर पंप ना करे तो दिमाग को खून नहीं पहुँचेगा बर वक़्त, और तो उसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। कुछ ऐसे एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से बाद लोग आपने शायद सुना हो कि वो बहुत ज़्यादा ऊँचाई से नीचे देखें तो सर चकरा जाता है। जी सर। और बाज़ औक़ात वो अगर किसी क्लोज़ स्पेस में चले जाएँ तो उनको सर चकराना शुरू हो जाता है। या बाज़ औक़ात सोशल एंग्ज़ायटी के मसले होते हैं, ये जी उस वक़्त में भी सर को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने आपके रिफ्लेक्टिव एरर हो यानी कि नज़र जो है वो ठीक ना हो, तो उसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। तो चक्कर आने के बहुत सारे और वजूहात हो सकती हैं। तो जब हम जिस रेफ़रेंस से बात कर रहे हैं उसमें स्पेसिफ़िकली कान की वजह से चक्कर आना है, जी और इस मसले को वर्टाइगो या वर्टिगो कहते हैं। जी सर। और इसमें एक ख़ास एलिमेंट जो कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में होता है कि चीज़ें उन्हें घूमती हुई दिखाई देती हैं, या तो अपने इर्द-गिर्द की सारी चीज़ें वो घूम रही होती हैं या फिर उन्हें अपना आप घूमता हुआ दिखाई देता है या महसूस होता है। तो जी इसको वर्टाइगो कहते हैं, और ये वर्टाइगो जो है ये हमारे कान की वजह से या कान के दिमाग के वो हिस्से जो कान से एसोसिएटेड हैं बैलेंस कंट्रोल करने में, उसकी वजह से होता है। जबकि बाकी जितने भी मसाइल हैं वो जिस्म में और जो सिस्टम्स हैं उनके मसाइल की वजह से होते हैं। तो हर चक्कर आने को एक ही तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा, उससे डिटेल पूछी जाएगी कि आया उसे आँखों के आगे अंधेरा आ रहा है, उसे ऐसा महसूस तो नहीं होता कि उसकी टाँगें उसको सहार नहीं सकेंगी या वो चलते हुए गिर जाएगा या उसे ज़मीन हिलती हुई महसूस होती है वगैरह-वगैरह। जी जितने भी उसके मसाइल हैं, वो अकॉर्डिंगली ये देखा जाएगा कि वो किस सिस्टम की वजह से ये मसला हो रहा है और फिर उसको ट्रीट किया ठीक है। सर क्योंकि हमारे बच्चों के कॉकलियर इम्प्लांट्स भी हो रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें कॉकलियर इम्प्लांट के साथ भी आती हैं? कुछ बच्चों का जिनके कम उम्र में हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या वो वर्टिगो या टिनाइटस इन चीज़ों का शिकार हो सकते हैं बैलेंस का भी? देखिए, बच्चों में भी बैलेंस डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है? अगरचे वो बड़ों की निस्बत जैसे मैंने कहा कि कम होते हैं, और या वो बच्चा अपने आप को प्रॉपर्ली उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जी सर। ये भी एक बड़ी वजह होती है। जहाँ तक कॉक्लियर इम्प्लांट का ताल्लुक है, कॉक्लियर इम्प्लांट जो है वो उस हिस्से में इम्प्लांट किया जाता है, कान के अंदरूनी उस हिस्से में जिसका हमारी समाज से ज़्यादा ताल्लुक होता है, बैलेंस से ज़्यादा ताल्लुक नहीं। जी सर। तो कॉक्लियर इम्प्लांट के केसेस में हम बहुत कम ये वर्टिगो और बैलेंस के मिसाइल देखते हैं। जहाँ तक बड़ों में है या उम्र रसीदा लोगों में ये जी, मसाइल बहुत ज़्यादा होते चले जाते हैं, ठीक है? उसकी सिर्फ कान ही वजह नहीं है, और भी बहुत सारी वजह हैं, जी उनके सर। जॉइंट्स वगैरह उसकी वजह से भी ये मसाइल पैदा होते हैं। आपने टिनाइटिस का ज़िक्र किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट सिम्पटम है
और मैं चाहूँगा कि इस पे थोड़ी सी बात की जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि टिनाइटिस के साथ, मसले के साथ होते हैं। जी पहली बात है कि टिनाइटिस है क्या? टिनाइटिस बेसिकली कानों में शोर की, मुख्तलिफ तरह की शोर की आवाज का आना है, जिसका बाहर कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता। यानी कि किसी शोर, इर्द गिर्द की कोई चीज शोर पैदा नहीं कर रही होती, बल्कि इंसान अगर मुकम्मल खामोशी में भी हो तो फिर भी ये शोर उसके अंदर से जनरेट होता है। और आम तौर पे जो पेशेंट कंप्लेंट करते हैं, वो हमें यूँ कहते हैं कि हमारे कानों में हर वक्त सीटीसी बजती रहती है, या हमारे कानों में ऐसा महसूस होता है कि एक मोटर मुसलसल चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, या हवा के चलने की आवाज़ है। तो इस किस्म की मुख्तलिफ आवाज़ें जो हैं वो शिकायत करते हैं। और जैसे-जैसे वो ऐसे लोग खामोशी में जाते हैं, यानी इर्द-गिर्द का शोर कम से कम होता चला जाता है, तो उन्हें ये टिनाइटिस की अंदरूनी शोर की आवाज़ जो है, वो उनकी बढ़ती चली जाती है, ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है उन्हें। इसी वजह से ये लोग ख़ास तौर पे सोने में इन्हें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में जब इर्द-गिर्द जो शोर का लेवल है, एनवायरमेंटल नॉइज़ है, वो भी कम हो जाती है, तो इनको सोने में डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ टिनाइटिस होती है। अब टिनाइटिस होती क्यों है? जी सर। बेसिकली ज़्यादातर एक मेजर पोर्शन वो है जिसमें हम जिन लोगों में समात की कमी होती है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, अगरचे कंडक्टिव के कुछ डिजीज में भी टिनाइटिस ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी में कंडक्टिव हियरिंग लॉस की मौजूदगी और टिनाइटिस एक साथ आते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि टिनाइटिस जो है, एक हमें स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि तकरीबन 8 to 10% ऑफ पॉपुलेशन में टिनाइटिस वैसे भी पाया जाता है। और इसको हम चूँकि ये 8 to 10% पॉपुलेशन में पाया जाता है और उन्हें बॉदर भी नहीं कर रहा होता, तो ये चीज़ हम जब पेशेंट की काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ का ज़िक्र भी ज़रूर करते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिसमें हियरिंग नॉर्मल होती है, उसके बावजूद भी टिनाइटिस उन्हें महसूस हो रहा होता है। तो जब भी ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास आता है, तो उसको हम थॉरो हिस्ट्री लेते हैं, उसकी टिनाइटिस को एग्ज़ैक्ट उसको डिटेल में पूछा जाता है, फिर उसके हियरिंग असेसमेंट की जाती है, फिर टिनाइटिस की कुछ स्पेसिफिक स्टडीज़ हैं, स्पेसिफिक टेस्ट हैं, वो किए जाते हैं ताकि पता चल सके कि किस फ्रीक्वेंसी का है और क्या उसके बाकी पैरामीटर्स हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर टिनाइटिस की मैनेजमेंट में ये है कि अक्सर लोग अपने ज़हनों में खौफ पाल के आते हैं कि शायद उन्हें कोई दिमाग का बहुत सीरियस मसला हो गया जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जब हम उन्हें टेस्टों के बाद ये देख लेते हैं कि ऐसा कोई सीरियस मसला नहीं है, तो जब हम उन्हें उनकी काउंसलिंग करते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि ये किसी तरह से भी सीरियस नहीं है और इसकी नौइयत क्या है, ये किस वजह से हो रहा है, पेशेंट के आईक्यू लेवल के मुताबिक उसको ये एक्सप्लेन किया जाता है, तो उनका खौफ दूर हो जाता है। और ये खौफ का दूर होना भी तकरीबन 30 से 40-50% लोगों में इतना ही काफ़ी होता है, और वो कहते हैं जी हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही बहुत है। हाँ, वो लोग जो कि जिनमें हियरिंग लॉस और टिनाइटिस दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, उसमें अगर हम उनका हियरिंग का लेवल नॉर्मल कर दें विद द हेल्प ऑफ हियरिंग एड, तो उनका जो अंदर का शोर है, जो नर्व्स या ब्रेन में ओरिजिनेट कर रहा है, वो मास्क हो जाता है, वो छुप जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यही लोग जब बाज़ार में जाते हैं जहाँ पे शोर का लेवल ज़्यादा होता है, तो कहते हैं कि हमें टिनाइटिस से ज़्यादा महसूस नहीं होता, बॉदर नहीं करता। लेकिन जब हम अपने बेडरूम में आते हैं, रात को सोने के लिए आते हैं, जहाँ पे खामोशी होती है, तो हमें ये टिनाइटिस तंग करना शुरू हो जाता है। जी अगर हम उनके इर्द-गिर्द की आवाज़ें, अगर उनमें हियरिंग लॉस है और वो हम उनका हियरिंग लॉस करेक्ट कर दें, तो उन्हें इर्द-गिर्द की आवाज़ें सुनना शुरू हो जाएँगी और उनके दिमाग की तवज्जो जो है वो इर्द-गिर्द की आवाज़ों पे फ़ोकस हो जाएगी, बजाए कि इर्द-गिर्द की आवाज़ें ना आएँ और उनकी टोटल जो तवज्जो है वो अपने अंदर के टिनाइटिस पे फ़ोकस हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें हियरिंग लॉस और टिनाइटिस इकट्ठा आ रहा होता है। उसमें हम अगर हियरिंग लॉस ट्रीट कर दें तो टिनाइटिस में भी कमी आ जाती है या मास्क हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जिनमें हियरिंग लॉस नहीं है फिर भी टिनाइटिस आ रहा है, या कुछ लोग जिसमें हियरिंग लॉस की कुछ फ्रीक्वेंसीज इफेक्टेड हैं लेकिन सारी फ्रीक्वेंसी इफेक्टेड नहीं है, उसमें हम चंद खास किस्म के हियरिंग एड देते हैं जिन्हें टिनाइटिस मास्कर या कॉम्बिनेशन डिवाइसेस या साउंड जनरेटर कहा जाता है।
ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसाइड किया जाता है कि किसमें कौन सी चीज़ ज़रूरी होगी और उसकी सेटिंग और उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाएगी। और इसमें जो ट्रीटमेंट होती है उसको साउंड थेरेपी भी कहा जाता है। हम उन्हें एक्सटर्नल साउंड्स जो हैं उस डिवाइस के ज़रिए कुछ अरसे के लिए देते हैं, जिससे नर्व्स की एक्टिविटी, एक्साइटमेंट या उनका शोर जो है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि टिनाइटिस का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे समाज के निज़ाम से ही नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के वो हिस्से जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, वो भी टिनाइटिस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप हम रोज़मर्रा प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि जब हम टेस्ट करते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि किसी बंदे में टिनाइटिस के जो टेस्ट किए गए हैं, उस पैरामीटर के हिसाब से टिनाइटिस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बंदा इतना ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब नहीं है इसकी वजह से। और कभी-कभी ये होता है कि हम देखते हैं कि टिनाइटिस के पैरामीटर तो बहुत मामूली सा शो कर रहे हैं टिनाइटिस, लेकिन बंदा इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो हमें जब भी टिनाइटिस को ट्रीट करना होता है, हम 2 लाइन्स पे ट्रीट करते हैं। एक तो उसकी टिनाइटिस के पैरामीटर के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट है, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं साउंड की, चाहे वो हियरिंग एड हो, कॉम्बिनेशन डिवाइस हो, साउंड जनरेटर हो या साउंड थेरेपी व्हाटएवर। और दूसरा उसके इमोशंस को भी ट्रीट करने की ज़रूरत होती है, जिसमें काउंसलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये दोनों एस्पेक्ट जो हैं, ये पैरेलल लेके जाने चाहिए। ठीक है सर। सर ये तो सारा टिनाइटिस वर्टिगो का हो गया। सर अब मैं ये चाह रही थी कि अगर उम्र के साथ भी तो हमारे हेयरिंग में मसाइल पैदा होते हैं, तो उस पे भी अगर रोशनी डाल दें। जी बिल्कुल, उम्र के साथ-साथ हमें जितने भी हमारे हवास हैं, उनमें उनकी सलाहियतों में कमी आना शुरू हो जाती है, हमारी जिस तरह नज़र कमज़ोर होती है, उस तरह से हमारी समात में भी कमी आना शुरू हो जाती है। और इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रेस्बाइक्यूसिस कहते हैं, व्हिच इज़ एज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। और इसका जो है ये आम तौर पे 50-55 की उम्र से शुरू हो जाता है, अगरचे इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसा फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक्स हैं, कुछ डिजीज़ेज़ हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह या माइक्रोवास्कुलर डिजीज़ेज़, जो कि इसको पहले या बाद में भी थोड़ा-सा ला सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है प्रेस्बाइक्यूसिस में, वो ये होता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, वो ज़्यादा अफेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। और जिस तरह से आप बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट, आप और बाकी मेरे जो सुनने वाले हैं वो भी जानते होंगे, जब भी हम बात करते हैं तो हमारे अल्फाज का कुछ हिस्सा लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पे शामिल होता है, जिसे हम वोवेल्स कहते हैं, और कुछ हिस्सा हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पे शामिल होता है, जिसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। जी तो सर। इन लोगों में हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मुतासर होता है, जिसकी वजह से लफ्ज का जो कॉन्सोनेंट वाला हिस्सा है वो मिस करना शुरू कर देते हैं, यानी उन्हें हर लफ्ज तकरीबन आधा सुनाई देता है। और इसी वजह से जो प्रेस्बाइक्यूसिस के पेशेंट होते हैं, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि डॉक्टर साहब आवाज तो आ जाती है, समझ नहीं आती क्या कहा गया, क्योंकि समझने के लिए, स्पीच इंटेलिजिबिलिटी के लिए कॉन्सोनेंट्स की अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोगों में हम उनकी प्योटोन ऑडियोमेट्री भी करते हैं, ताकि पूरा स्पेक्ट्रम हमारे सामने आ जाए फ्रीक्वेंसीज का। बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जो ऐसे लोगों में किया जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पीच ऑडियोमेट्री, जिसमें हम स्पीच डिस्क्रिमिनेशन फाइंड करते हैं कि आवाज तो आ गई, आवाज को डिस्क्रिमिनेट, डिफरेंट साउंड को डिस्क्रिमिनेट करने की सलाहियत क्या है। क्योंकि जितनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन की सलाहियत पुअर होगी, आपकी जो रिहेबिलिटेशन है, वेदर दे आर डू टू विद द हेल्प ऑफ हियरिंग एड या किसी भी और तरह से, वो उतनी ही पुअर रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। तो स्पीच ऑडियोमेट्री करना, प्रेस्बाइक्यूसिस में डिस्क्रिमिनेशन देखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम कितनी अच्छी रिहेबिलिटेशन विद द हेल्प ऑफ हियरिंग एड कर पाएँगे। और आजकल चूँकि हियरिंग एड भी बहुत सारे, ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी हुई है, तो इसमें भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, जिसमें हम सेंसरी हियरिंग लॉस के केसेस में भी पेशेंट की प्रॉब्लम्स को कम से कम कर सकते हैं, मुख्तलिफ फीचर्स की हेल्प लेते हुए। सर मैंने एक और चीज़ देखी कि जब उम्र बढ़ जाती है, सो जैसे बच्चों को तो आपने हेयरिंग एड लगा दिया, आदत हो गई, उन्हें आदत होगी, बड़े बहुत कम है जो लगाते हैं, उस सिलसिले में हम क्या करें? बिल्कुल, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया।
बड़ों में मेजॉरिटी में देखें, बड़ों को अंदाजा तो हो जाता है कि उन्हें समात का मसला है, लेकिन ड्यू टू मेनी फैक्टर्स वो आमतौर पे हेयरिंग एड को अवॉइड करना चाहते हैं। एक मेजर पॉपुलेशन की हम बात करें, और वो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें एक फैक्टर तो ये है कि उम्र के उस हिस्से में हम कोई ज्यादातर लोग तो बहुत ज्यादा चेंज एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी तबीयत एक्सेप्ट नहीं करती कि चेंज लाया जाए किसी भी किस्म का। दूसरा ये कि वो उस चीज को रिकग्नाइज नहीं कर रहे होते। अक्सर मैंने देखा है कि फैमिली मेंबर्स तो शिकायत कर रहे होते हैं कि बुजुर्ग ऊंचा सुन रहे हैं, जिसकी वजह से टीवी बहुत ऊंचा लगाते हैं, जिसकी वजह से अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो बच्चों को पढ़ाई में वगैरह वगैरह बहुत सारे मसाइल होते हैं। सोशल जो गैदरिंग्स हैं उसमें एम्बेरसमेंट होती है, कहा कुछ जाता है, समझते कुछ हैं, वगैरह वगैरह, और इसके बहुत सारे नतायज हो रहे हैं। लेकिन अक्सर जो 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 ओल्ड एज के पेशेंट हैं वो खुद से उनका कन्विंस होना मुश्किल होता है इन चीजों पे। तो नंबर वन फैक्टर जिस पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो पेशेंट को कन्विंस करना कि उनमें हियरिंग लॉस है और उन्हें हेल्प की जरूरत है, और ये हेल्प जो है उनकी कितने फायदेमंद होगी। अगर आप सिर्फ किसी को फैमिली प्रेशर की वजह से हेयरिंग एड लगा रहे हैं तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको पेशेंट को मोटिवेशनल लेवल उसका इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी वो हेयरिंग एड से फायदा उठाएगा। वरना अगर वो फैमिली प्रेशर पे आप हेयरिंग एड फिटिंग कर भी देते हैं तो वो हेयरिंग एड इन द ड्रॉर लैंड करेगा और वो यूज नहीं किया जाएगा चंद दिन के बाद। तो इस वजह से पहले पेशेंट को असेस करें, उसको ये चीज का मुख्तलिफ टेस्टों से मुख्तलिफ चीजों से एहसास दिलाएं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है उसके साथ और उसकी हेल्प की जा सकती है। फिर उसको डिसीजन लेने दें, अगर वो विलिंग है तो फिर आप उसकी हेल्प करें। तो इस सूरत में आप मैक्सिमम बेनिफिट एक्वायर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने इतना डिटेल में हमें वो किया, एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन माय माइंड, लेकिन हमारा क्योंकि टाइम अब शॉर्ट रह गया है, सो आई वुड रियली लाइक टू सिट विद यू एक और सेशन में, ताकि हम और चीज़ों पे करें, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन माय माइंड। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा डिटेल में हमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, मिक्स्ड न्यूरल हेयरिंग लॉस, प्रेस्बिक्यूसिस का बताया है। सो आई एम रियली थैंकफुल कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में आए, एंड मैं आपको एक छोटा सा मैसेज अगर देना चाहें। पहले तो मैं खुद आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक ऐसी सर्विस जिसके ज़रिए लोगों के बहुत सारे उनकी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उनके मिसकॉन्सेप्शन और मिथ्स क्लियर हो रहे हैं और उन्हें डायरेक्ट प्रोफेशनल एडवाइस मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा, पर्टिकुलरली अगर हम ऑडियोलॉजी के रेफरेंस से बात करें जिसमें लोगों में अवेयरनेस अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है जिसकी वजह से उनमें ये अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हैविंग मी इन दिस प्रोग्राम, और मुझे मौका दिया गया कि मैं उसको कॉमन जो मिसकॉन्सेप्शन है या जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है पब्लिक अवेयरनेस के लिए उसमें कंट्रीब्यूट कर सकूं। बाकी जहाँ तक मैसेज की बात है उसमें एक दो बातें हैं। एडल्ट्स के लिए तो मैं वही चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अपने जो समाज जो अल्लाह ने आपको दी है ये बहुत बड़ी नेमत है। नेमतें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन इसका ख्याल करें, इसको डैमेज होने से बचाएं, इसको ईयर क्लेंजिंग करते हुए कॉटन बड और उसके इस्तेमाल से उस कान को मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार ना करें। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज के नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस बहुत कॉमन होता जा रहा है हमारे यहाँ, जी सर। और इसकी वजह से डेफनेस के बहुत सारे केसेस यंग एज में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो लाउड नॉइसेस का सुनना, इसको अवॉइड करें, क्योंकि सेंसुरल हियरिंग लॉस जो है इसको मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम रिवर्ट नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते। उसको हम मुख्तलिफ तरीके से, चाहे मुख्तलिफ हियरिंग एड वगैरह या किसी भी तरीके से करेंगे तो वो नॉर्मल जैसी सिचुएशन पैदा नहीं होगी। तो अल्लाह ने जो नेमत दी हुई है इसकी हिफाजत करें, और कान में कोई भी मसला हो फौरन उसका इलाज करवाएं, उसको लंबा ना करें, क्योंकि किसी भी मसले, किसी भी बीमारी का अर्लियर इलाज जो है वो बहुत इजी होता है, उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट लिए जा सकते हैं। बच्चों के मामले में मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर उन्हें किसी भी तरीके से माँ को शक होता है कि बच्चा नॉर्मली
नहीं सुन रहा है या उसके रिस्पॉन्सेज नॉर्मल नहीं है, तो उसको प्लीज इग्नोर ना करें और उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसकी हेयरिंग एवेल्युएशन करवा लें। क्योंकि अगर आप ये शुरू में ये काम कर देंगे तो उसकी अगर कोई इसमें ऐसा डिफेक्ट है तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से की जा सकेगी और उस बच्चे की आइंदा आने वाली लाइफ पे उसका एक बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट। थैंक यू सो मच सर, आपने तो दरिया को कूजे में बंद किया है। एंड दे आर लाइक, एक अगर हम इस टॉपिक पे बात करना चाहें जैसे हम नॉइज इंडक्शन में करें, सो वी कैन राइट रीड अ होल बुक। सो थैंक यू सो मच आप आए हैं, हम आपको मजीद भी तंग करते रहेंगे बिकॉज बहुत हमें नॉलेज मिलती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।